BTTH देवी को कैद करना अध्याय 31 अविनाशी रहस्यमयी कला स्वर्णिम शरीर निःशुल्क वेब उपन्यास। अंजना रहस्यमयी कला स्वर्ण शरीर अध्याय। धुंध से ढकी एक विशाल भूमि अनंत तक द्वीप बनी थी जो अराजकता में डूबी हुई थी। चारों ओर देखने पर पूरी दुनिया निर्जीव सन्नाटे में डूबी हुई अनोखी हो रही थी, मानो किसी तरह की जीवंतता न हो। चेनमो इस भूमि के केंद्र में पालती पर हमला किया गया था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह इस दुनिया में हो रही स्मारक का अनुवाद कर रही थी। 1 घंटे बाद चेनमो ने ध्यान से अपनी अंतिम इच्छाएं पूरी की और अपने मन के अंदर की दुनिया को महसूस करते हुए उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उसने अपनी स्टोरेज रिंग्स से एक आइस हॉट पिल निकाली और उसे निगल लिया। मन को शांत करो ही वह अपनी अलग बंद कर लीन और ध्यान में लीन हो गया। अव्यवस्थित ध्यान तकनीक। अराजकता में प्रवेश करो, सभी नी पर ध्यान करो। इस प्रकार दिन के दौरान चेनमो अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए सर्वोच्च आदिम कला का अभ्यास करता था और रात में वह अपने आत्मिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए ध्यान देता था। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। जैसे ही चेनमो अपनी अलौकिक डबलने ही वाला था, उसके दरवाजे पर सरसराहट हुई, जिसके बाद एक सर्प मानव रक्षक की आवाज दी गई। महारानी आपको बुला रही हैं। मैं आ रहा हूँ। महल से पहले से ही अज्ञात चेनमो रानी मेडुसा के कक्ष की ओर चला गया। उन्होंने हमेशा कुछ इसी तरह के मजाकिया अंदाज में कहा, महाराज, हमें कई दिन मिले थे। आप और भी खूबसूरत हो गए हैं। मुझे आपकी बहुत याद आती है। चेनमो ने रानी मेडुसा को निहारा, जो अपने सिंहासन पर अलस्या से लेटी हुई थी। उसका मोहक शीर्ष आकर्षण और मोहक शैली का आकर्षण रही थी। रानी मेडुसा का चेहरा भावहीन बना रहा है और कोल्ड स्वर में कहा गया है, तुम और ज्वालामुखी जंबन। क्या पत्थर कुछ और कहा नहीं आता है। चेनमो ने तुरंत ही उस पर और भी ऊंचे ऊंचे चाकरों की बहार कर दी। हालांकि ये रणनीति रानी मेडुसा के खिलाफ पूरी तरह से लाभदायक साबित हुई। अपने कोमल हाथ को गाल पर लुकते हुए उसने अपने सुडौल पेट को थोड़ा सा दिखाया, जहां हल्की हल्की चर्बी की रेखाएं भी दिखाई दे रही थीं। उन्होंने चेनमो पर तिरछी नजरें डालीं और ताना मारते हुए कहा, क्या तुमने मेरी बहन को इसी तरह धोखा दिया था। चेनमो क्षण भर के लिए अवाक रह गया और उसने सस्ता खाना ही बेहतर समझा। रानी मेडुसा ने आगे कहा, मनुष्य, क्या तुम मेरे सर्प जनजाति के महल में अपनी यात्रा से आए हो। चेन चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों पूछ रही है, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, ये काफ़ी आरामदायक है। तो फिर क्या आप यहाँ स्थायी रूप से रहना चाहते हैं। चेनमो एक बार फिर हैरान रह गया। आज वह क्या हो गया है। अब तक तो मुझ पर हमला कर देना चाहिए था। उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, महल सुंदर और आरामदायक है। यदि संभव हो तो यहाँ रहना बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा। तुम्हारी ख्वाहिशें तो बहुत बड़ी हैं। रानी मेडुसा अचानक उठ बैठी और ठंडे स्वर में बोली, मनुष्य, तुम्हारी प्रतिभा को देखते हुए बाहरी दुनिया के कई शीर्ष गुट तुम्हें भर्ती करने के लिए आपस में लड़ेंगे। तो तुम नाग जनजाति में क्यों आए, और अब तुम यहीं रहना चाहते हो। तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है। यह मत भूलो, मनुष्य और मेरी सर्प जनजाति एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। चेनमो ने अपना सिर नीचे झुकाया और भौहें सिकुड़ीं। क्या ये कोई परीक्षा है। उसने तुरंत जवाब दिया, महाराज, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं डी की रक्षा करने के लिए सर्प जनजाति में आया हूँ। डिंग, अनुकूलता -1 freewebnovel.com। चेनमो के बोलने से पहले ही सिस्टम की सूचना उसके दिमाग में गूंज उठी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ऊपर देखे बिना भी वह महसूस कर सकता था कि रानी मेडुसा की निगाहें और अधिक ठंडी होती जा रही हैं। क्या चल रहा है। चेनमो क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने तुरंत स्थिति को संभालने का उपाय सोच लिया। अचानक आए विचार से उसने कहा, महाराज, सच तो यह है कि मैं एक अनाथ हूँ, इस दुनिया में बिल्कुल अकेला, महाद्वीप में भटकता हुआ। जब मैंने डाई को बचाया और नाग जनजाति में आया, तब मुझे पहली बार घर जैसा एहसास हुआ। इसीलिए मैंने कहा कि यदि संभव हो तो मैं यहीं रहना चाहूँगा। जहाँ तक मनुष्यों और सर्प जनजाति का सवाल है, मेरा मानना है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व संभव है। चेनमो ने ईमानदारी से बात की, आखिरकार अपने पिछले जन्म में वह सचमुच एक अनाथ था। डिंग, अनुकूलता जोड़ 1 2 अनुकूलता सिक्के प्राप्त हुए। घर। ये सुनकर रानी मेडुसा को कुछ दिन पहले बालू द्वारा कही गई बात याद आ गई कि वह उसे अपने लोगों में शामिल कर लेगी। फिर उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे मीठे शब्दों से मूर्ख बना सकते हो। चेनमो, अगर सिस्टम की वजह से ऐसा न होता तो शायद मैं उसकी बात पर यकीन कर लेता। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब सत्य है, एक भी झूठ नहीं है। हे, रानी मेडुसा ने ठंडी हंसी हंसते हुए पूछा, मनुष्य, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ जैसा बर्ताव किया, उसके बाद क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते। यह आता है। असल में वह यही कहना चाहती थी, लेकिन चेनमो पहले से ही तैयार था। बिना किसी झिझक के उसने कहा, नफरत, काश मैं तुम्हें पकड़कर अच्छी तरह पीट पाता। उन्होंने तुरंत सिस्टम की जांच की। उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई थी।
चेनमो ने राहत की सांस ली। उसने रानी मेडुसा के व्यक्तित्व को समझ लिया था। तो इस तरह की रानी आप हैं। तुम मौत को दावत देने की हिम्मत करते हो। रानी मेडुसा का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसे इस इंसान से एक और झूठ की उम्मीद थी, फिर भी उसने इतनी बेशर्मी से झूठ बोलने की हिम्मत की। लाल रोशनी की एक चमक के साथ वह तुरंत चेनमो के सामने प्रकट हो गई। उसने अपने कोमल हाथ को ऊपर उठाते हुए सीधे उसकी छाती पर प्रहार किया। चेनमो को प्रतिक्रिया करने का भी मुश्किल से समय मिला था कि वह हवा में उड़ गया। डिंग, अनुकूलता जोड़ 1, 2 अनुकूलता सिक्के प्राप्त हुए। उफ, चेनमो खून की उल्टी करते हुए जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर कि रानी मेडुसा ने उसे जान से मारने वाला वार नहीं किया था, उसने उसे और चुनौती दी। अगर खतरा है तो अपनी ताकत को मेरे स्तर तक कम करो। देखते हैं मैं हथियार कैसे सिखाता हूँ। अभी भी इतनी जिद्दी। रानी मेडुसा की आंखों में एक अनोखी चमक कौंधी। उसकी चोटी धुंधली हो गई और पीछे कई लाल परछाइयां रह गईं। अगले ही पल में वह चेनमो के सामने प्रकट हुई। उनका ग्लास क्रिस्टल रूम के अंत में फिर से दीवार से सटा दिया गया। उनकी लाल रंग की बंदूकें एक शैतानी मुस्कान थी। इतने आकार के दावे भी तुम्हारी बहुत सारी कहानियां हैं। क्या हथियार सच में ऐसा लगता है कि मैं हथियार नहीं मारूंगा? चेनमो का चेहरा लाल होते हुए देखो और उसके हाथों को अपने हाथों से दिखाने की कोशिश करते हुए उसने चेनमो का चेहरा लाल होते हुए कहा, अगर तुम अपनी नाजुक मान लो तो मैं पंख बाकिने पर विचार कर सकती हूँ। डिंग, उपयुक्तता जोड़ 2, 5 अनुकूलता सिक्के प्राप्त हुए। इंटरनेशनल बैनर सक्रिय हुआ। तीसरे लेवल की 2 शी गोल प्राप्त हुई। तुम्हारी यही चाहत है। स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी थी, इसलिए चेनमो के लिए स्वीकृति स्वीकार करने का कोई रास्ता नहीं था। तो मर जाओ। क्वीन मेडुसा ने अपनी ग्रांट असेंबली की, फिर ड्यूरियन भींचकर चेनमो की चेस्ट पर नामांकित किया। चेनमो खून ठिकाने लगाते हुए दीवार से जास्को लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। डिंग, अनुकूलता जोड़ 3, अलौकिक रहस्यमय कला स्वर्ण शरीर अध्याय प्राप्त हुआ। रानी मेडुसा ने अभी भी घातक प्रहार करने से सहमति जताई थी, लेकिन चेनमो को इस स्थिति में देखकर उन्हें अपार सुरक्षा मिल गई। उन्होंने सवाल किया, क्या अब तुम भी अपने अविश्वास से इनकार करते हो? खांसी, कभी नहीं। एक दिन मैं सशस्त्र बलकर बंधक, प्रति पाउंड। इससे पहले कि उसने अपनी बात पूरी तरह से कही, रानी मेडुसा ने अपने स्वामित्व पर प्रभाव डाला, जिससे वह एकजुट हो गई। एप्सॉथ पेड चेनमो को देखते हुए रानी मेडुसा के चेहरे पर अचानक एक विशाल सी शर्मिंदगी झलक उठी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, मनुष्य, क्या तुम एक बार भी मेरी बात नहीं मान सकते? रक्षकों, इसे यहीं से ले जाओ। कमरे का दरवाजा खोला गया और यूनो 2 सर्प मानव रक्षकों के साथ अंदर घुस गए। चेनमो को खून से झील की दीवार में धंसा हुआ देखकर वे क्षण भर के लिए स्थिर रह गए। भिन्न है, उसे मेरे निजी कमरे में ले चलो। महामहिम का निजी कक्ष, यूएनू ने हुकारते हुए पूछा, तो क्या अब वह आपके बगल में नहीं रहेगी? अब से वह जहां रहेगी। समझा? टर्मिनल। बीटीटीएच, देवी को कैद करना अध्याय 32। महाराज, मैं माफी मांगने आया हूँ। मुफ्त वेब उपन्यास। महाराज, मैं क्षमा याचना करने आया हूँ। प्रमुख मोबास, आज महारानी ने उस व्यक्ति को बुलाया। 1 घंटे से भी कम समय में उसे खून से लथपथ बाहर लाया गया। उसका अंतिम संस्कार किया गया। उसका जीवित रहना मुश्किल था। कबीले में कहीं एक सर्प मानव सैनिकों ने मोबास को सूचना दी। तो लगता है मुझे इतनी सी जरूरत थी कि मैं सोच रही थी। महारानी का उस बदमाश का पक्ष लेने का कोई इरादा नहीं था। इतने समय बाद जाने के बाद मोबास को यह विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि वह इंसान अभी भी जीवित है। प्रिंस ने अपने स्वामित्व वाली सैद्धांतिक ऑटोमोबाइल के लिए पहले ही भुगतान कर दिया था, अर्थात उस व्यक्ति की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। ग्रुप रूप से देखा जाए तो महारानी को अब तक फांसी दे दी जानी चाहिए थी, लेकिन जांच करने पर उन्होंने पाया कि वह व्यक्ति केवल जीवित नहीं था, बल्कि एल्डरबारू ने कल की जनजातीय बैठक के दौरान अपनी मुक्ति भी पाई थी। यहाँ तक कि महारानी के शब्दों में भी मानव जाति के प्रति पूर्वाग्रह का आभास था। इससे मोबास बेहद नाराज हो गया। उसने सोचा कि अगर महारानी ने आज उस इंसान के खिलाफ कुछ नहीं किया तो वह आज रात चुपके से महल में जाकर खुद उसे मार डालेगी। यदि महारानी को बाद में भी पता चल जाता है तो भी वह एक साधारण इंसान के रूप में उसे कभी फांसी नहीं देती। ये खबर सुनकर मोबास ने थोड़ा इंतजार करने का फैसला लिया। महारानी अभी भी राजकुमार के बारे में सोच रही थी और इसलिए उन्हें उस व्यक्ति को मारने का आरोप लगाया गया था। उनके कार्य से ही उनका रुझान स्पष्ट हो चुका था। मोबास ने कहा, ठीक है, आप जा सकते हैं। लेकिन सर्प मानव सैनिकों ने हिलीचेते हुए कहा, हालांकि महारानी ने उस मनुष्य के लिए अपने निजी महल में रहने की व्यवस्था की है। क्या? मोबास तुरंत ही अचंभित रह गया। उसकी राहत का वह रूपांतरण पल भर में गायब हो गया। ऐसा क्या हो सकता है कि महारानी वास्तव में मनुष्य की रक्षा करने का इरादा रखती हो? चीफ मोबास, क्या हमें? सर्प रक्षकों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनका आशय स्पष्ट था।
सर्प ट्राइब ने 1000 वर्ष से अधिक समय तक युद्ध लड़कियां के खिलाफ उनकी गहरी गहरी जड़ें जमा ली थीं। अगर वह इंसान राजमहल में नहीं होता तो वे उसे जिंदा ही छीन लेते। यदि महारानी ने उसे अपने निजी महल में रखा है तो उसे मारने का मतलब है कि हमें पहले उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता दिखाना होगा। लेकिन मोबास एक साहसी व्यक्ति था, योजनाकार नहीं। काफी देर तक समीक्षा के बाद भी जब उसे कोई योजना नहीं मिली तो उसने सैनिकों के सिर पर एक लक्ष्य रखा। अरे दम, कुछ सोचो। एक जाना पहचाना लकड़ी का टैब, एक वास्तुशिल्प स्थान। चेन मो ने विशाल शयनकक्ष का चारों ओर से अवलोकन किया। साज सामान से लेकर साज सामान तक को भव्य रूप से दंडित किया गया था। पशुधन पर पशु, तीसरा पीला रंग का शिल्प अवशेष हुआ था। विशाल पलंग पर्दे वाले कमरे के आखिरी कमरे में स्थित थे, जो उस छोटे से कमरे से बिल्कुल अलग था जहां उसने पहली बार भुगतान किया था। सजावट, रानी मेडुसा के कमरों से अजीब तरह की डेटिंग जुलती थी। चेन मो का सिर थोड़ा सा घूम गया। वह अपना इंटरैक्टिव नीचे कर लें। क्या बकवास है, मेरे कपड़े किसने उतारे? और मेरी चोटें? बेहोश होने से पहले उसने बहुत सारा खून उल्टी किया था। उसके घाव गंभीर थे, लेकिन अब वह लगभग पूरी तरह से ठीक महसूस कर रहा था। मैं कितने समय से बेहोश था? चेन मो ने अपना स्टेटस पैनल खोला। नाम चेन मो, जाति मानव, साधना 6 स्टार दोषी, होस्ट स्तर LV2 149-200, बंधी हुई देवियां, मरना अधिकतम सीमा दाव साथी। रानी मेडुसा 48, दाव बंधन बनाने के लिए 100 की अनुकूलता आवश्यक है। तकनीकें, सर्वोच्च आदिम कला, अराजकता ध्यान कला, ऊपरी भाग। कौशल, कुनपिंग विंग्स अपग्रेड करने योग्य, वांडरिंग क्लाउड स्टेप्स, सर्प की कृपा, मिस्टिक थंडर पाम, स्काईफॉल स्वॉर्ड, अविनाशी सूर्य शरीर, नेदरवर्ल्ड डेथ सील। वंश, साधारण, अनुकूलता सिक्के 79। शारीरिक बनावट, स्वर्ग और पृथ्वी तलवार शरीर। आकर्षण, निर्वासित अमर आभा। भारी मुनाफा, इस बार मैंने वाकई बहुत पैसा कमाया है। इसके बाद चेन मो ने अपने सामान की जांच की। ज्ञानोदय अगरबत्ती X5, Tier 3 डोशी गोली, अविनाशी रहस्यमय शरीर तकनीक, स्वर्ण शरीर अध्याय। जहां तक उन गोलियों का सवाल है जो उसने पहले हासिल की थीं, उसने उन सभी को अपने स्थानिक घेरे में जमा कर लिया था। चेन मो ने Tier 3 डोशी पिल का विवरण पढ़ा। इससे डोशी की साधना का स्तर एक स्तर तक बढ़ने की संभावना थी, लेकिन एक व्यक्ति अपने जीवनकाल में केवल एक ही का सेवन कर सकता था। उसने सही अवसर का इंतजार करने का फैसला किया और फिर उसे अपनाने का निर्णय लिया। फिर उसने अविनाशी रहस्यमय शरीर तकनीक के स्वर्ण शरीर अध्याय को निकाला। उसके दिमाग में सूचनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अविनाशी रहस्यमय शरीर तकनीक में 3 अध्याय थे। स्वर्णिम शरीर अध्याय, अविनाशी अध्याय, अमर अध्याय। स्वर्ण शरीर अध्याय को आगे लौह शरीर, तांबे के शरीर, स्वर्ण शरीर और पवित्र शरीर में विभाजित किया गया था। ये भौतिक शरीर को परिष्कृत करने की एक दिव्य तकनीक थी। अरे यार, क्या मैंने सच में इसे साकार कर दिया? यह एक उत्कृष्ट स्तर की सहनशक्ति तकनीक है। लौह शरीर को विकसित करने की प्रक्रिया जटिल नहीं थी और चेन मो के पास पहले से ही अपनी स्थानिक अंगूठी में अधिकांश आवश्यक सामग्रियां मौजूद थीं। हालांकि मुख्य घटक कम से कम 2 लिंग श्रेणी के जादुई जानवर का सार रक्त गायब था। मुझे वह कहाँ मिलेगा? इसके अलावा उस जानवर की ताकत और वंश की शुद्धता सीधे तौर पर उसके लौह शरीर की अंतिम गुणवत्ता को प्रभावित करेगी। सबसे पहले मेरे दिमाग में रानी मेडुसा का नाम आया, लेकिन उससे उसके सार तत्व का रक्त मांगना, ये स्वर्ग में जाने से भी ज्यादा कठिन था। फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, उसे कोशिश करनी ही थी। मन बना लेने के बाद चेन मो ने अपना चोला पहना और कमरे से बाहर निकल गया। रात हो चुकी थी और चांदनी से महल चांदी जैसी चमक से जगमगा रहा था। जैसे ही वह बाहर निकला, चेन मो दंग रह गया। उनका निवास स्थान रानी मेडुसा के कक्ष के ठीक बगल में था, जिसके बीच में 10 मीटर से अधिक का गलियारा नहीं था। हैरान होकर चेन मो रानी मेडुसा के कक्ष की ओर चल पड़ा। महल के रक्षकों की कमांडर यूनू ने जैसे ही उसे चलते हुए देखा, वह और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गई। 3 दिन से भी कम समय बीता था। उसके मरीज इतने गंभीर हो गए, फिर भी वह इतनी जल्दी ठीक हो गया। महारानी ने किस प्रकार की चमत्कारी औषधि का प्रयोग किया, और पिछले कुछ दिनों से वह व्यक्तिगत रूप से अपनी देखभाल क्यों कर रही थी? ये कितना अजीब है। कमांडर यूनू, कौन महारानी अंदर हैं? चेन मो ने पास आकर धीमी आवाज में पूछा। काफी देर हो चुकी है, महारानी रात के लिए विश्राम कर रही हैं। उसे अंदर आने दो। कमरे के अंदर से रानी मेडुसा की आवाज आई। यूएनू स्तब्ध रह गया। इस समय तो उन्हें भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, फिर भी महारानी एक इंसान को अंदर जाने दे रही थी। हालांकि वह आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने आज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत महल के दरवाजे खोलने के लिए चेन मो खोल दिया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, चेन मो की रिश्तेदारी में सहज रूप से उस दीवार पर चढ़ गई जहां वह कभी डांस करती थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह पूरी तरह से सुरक्षित था, उस पर केवल निशान ही बचे थे।
फिर उनकी नज़र सिंहासन की ओर गई। वहाँ भव्य सिंहासन पर रानी मेडुसा रेस्तरां जगह वह बेहद मनमोहक लग रही थी। सबसे पहले उसका मुकुट उतारा गया था, उसका लंबा काला बाल झरना नीचे की तरह गिर रहा था। शायद देर हो जाने के कारण या शायद सोने की तैयारी करने के कारण उनका पहनावा कुछ और ही साहसिक था। उसके कोमल प्लास्टरबोन, गोरे कंधे और मोहक सुडौल शरीर पूरी तरह से चित्रित हो रहे थे। उसकी पतली कमर ऐसी लग रही थी मानो उसे एक हाथ में पकड़ा जा सके। लेकिन उसका चेहरा हल्का पीला पड़ गया था। अभी तो कुछ ही हुए दिन हैं। महारानी इतनी थकी हुई क्यों लग रही हैं? बेशक चेन मो ऐसे विचारों को अपने तक ही सीमित रख सकते थे। रानी मेडुसा की लांग मनमोहक ने हल्की सी झपकी ली जब उन्होंने अपने सामान्य सर्दी के स्वर में बात की। तुम यहाँ क्यों हो? चेन मो ने अपनी छोटी सी सिकुड़ें। उसे उसके सार तत्व के रक्त की आवश्यकता थी, इसलिए वह सामान्य रूप से व्यवहार नहीं कर सका। उसे कुछ अच्छा कहा ही लिखा। तो उसने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, मैं सबसे अच्छा दोस्त आया हूँ। रानी मेडुसा की पलकें भर में चमक उठी लेकिन जल्दी ही धुंधली हो गईं। ऐसा क्या हो सकता है कि उसे पता चले कि पिछले कुछ दिनों में मैंने उसे कितनी मेहनत के लिए बचाया था। अन्यथा उसके स्वभाव के कारण मेरे द्वारा अधमरा कर देने के बाद भी अपनी वह गलती नहीं मानेगा। और अब अचानक ही उसने अपना बनाया बदल लिया है। BTTH देवी को कैद करने से शुरू अध्याय 33। आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या वह आप ही हैं? निःशुल्क वेब उपन्यास। आप जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वह आप क्या हैं? रानी मेडुसा ने अपनी अंतिम सिकोड़ दी। क्या कागज कुछ पता चला? चेन मो एक पल के लिए रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस बारे में बात कर रही है, इसलिए वह चुप रह रही है। उनकी प्रतिक्रिया को देखते हुए रानी मेडुसा ने मान लिया कि वह मौन से कुछ दर्शन की बात स्वीकार कर रही हैं। उसकी आंखों में पल भर की झलक दिखी, लेकिन फिर उसने झट से विषय बदल दिया। तुम्हारी गलती कहाँ हुई? जब चेन मो यहाँ आए तो उन्होंने अपनी बात तैयार करते हुए कहा, मुझे महाराज का विरोध नहीं करना चाहिए था। डिंग, अनुकूलता जोड़ 1, 2 उपयुक्तता सिक्के प्राप्त हुए। चेन मो की बातें सुनकर हैरान रानी मेडुसा की झूलाहट पल भर में गायब हो गई। उनके दाहिने हाथ के कोने से ऊपर उठकर अन्य संतुष्टि का भाव था। आखिरकार मैंने हथियार वश में कर लिया। चेन मो क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। हैं, इतनी ही अनुकूलता प्राप्त करने के लिए क्या पर्याप्त था? क्या रानी मेडुसा अपना बनी बदल रही थी? आमतौर पर वह उसे बुरी तरह पीटने के बाद ही खुश नजर आती थी। जब तक ये ड्रीम प्रोविजन हो रहा था, चेन मो ने और भी दृढ़ संकल्प करने का निर्णय लिया। मुझे महाराज का अनादर नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। डिंग, अनुकूलता जोड़ 1, ज्ञानोदय समय की एक अगरबत्ती प्राप्त हुई। ठीक है, बस करो। तुम मिलने क्यों आए थे? तुम महज दोस्त तो नहीं आए होगे? चेन मो को समर्पण करते देखना एक तरह का रोमांच तो था, लेकिन रानी मेडुसा उस व्यक्ति को अचानक इतना असामान्य व्यवहार करना देखने की आदत नहीं थी जिसका वह हमेशा विरोध करता था। चेन मो हिचकिचाया। यदि किसी दस्तावेज के तुरंत बाद वह उससे अपने शरीर का सारा रक्त मांगता है तो वह निश्चित रूप से सोचती है कि उसका इरादा नेक नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो वह अपने हाल ही में क्रिएटर्स की राय जान सकती है। बोलने से पहले उसकी आंखों में एक झलक दिखाई दी। महाराज, आपने पहले क्या नहीं कहा था कि मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए? पिछले कुछ दिनों से मैं बस आपको मार रहा हूँ। क्यों ना मैं महाराज को कंधे की मालिश करा दूँ? आप थके हुए लग रहे हैं, चलो मैं आपको आराम से मदद करता हूँ। रानी मेडुसा को आकर्षित करने की कोशिश की गई। चेन मो अपनी नई योजना का भी परीक्षण करना चाहती थी जिससे रानी की कृपा का लाभ उठाया जा सके। रानी मेडुसा ने अपने खिलौनों में एकाधिकार प्राप्त शब्दों पर हल्के बरनहे किला और कोल्ड खिलौनों में उत्तर देते हुए कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। महामहिम, गुरुभक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मेरा कर्तव्य है। क्रिटिकल चेन मोसिन की ओर लगा ग्रोथ। उसने सोचा कि अगर रानी मेडुसा क्रोधित हो जाए और उसे पीट दे तो शायद उसे और भी अधिक कृपा प्राप्त होगी। वहां कोई नुकसान नहीं हुआ। रानी मेडुसा का चेहरा थमासा गया। वह तुरंत सीधे बैठ गया और अपने इंटरैक्टिव चेन मो पर टिक गया जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके आवाज में टूटी हुई की झलक थी। बेशर्म, शायद चेन मो का पहले उपचार करने से हुई थकावट के कारण या फिर उसकी रहस्यमय तकनीक द्वारा मेडुसा की काफी मात्रा में दो ऊंची ऊर्जा समाप्त हो जाने के कारण रानी मेडुसा की फटकार में सामान्य तीव्रता की कमी थी। चेन मो ने गौर किया कि उसकी लोकप्रियता के अंक कम नहीं हुए थे, जिसका मतलब था कि वह वास्तव में पागल नहीं थी। पिछले कुछ दिनों में उसने रानी मेडुसा के बारे में जो कुछ भी जाना था, उससे ऐसा प्रतीत होता था कि वह केवल उन्हीं लोगों को पसंद करती थी जो उसके जितने ही दबंग हों या उससे भी अधिक। इसलिए इस समय उन्हें और भी अधिक दृढ़ रहने की आवश्यकता थी। चेन मो ने अपनी गति तेज कर दी और सिंहासन की ओर सीढ़ियां चढ़ने लगा। रानी मेडुसा की विस्मय भरी निगाहों के सामने उसने अपने हाथ उसके चिकने गोरे कंधों पर रखे और धीरे से उन्हें सहलाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इंसान? रानी मेडुसा का शरीर तनावग्रस्त हो गया।
वह उठकर क्रोध से फट पड़ने ही वाली थी कि चेन-मो ने अचानक उसे वापस नीचे दबा दिया। उन्होंने आदेशात्मक स्वर में कहा, हिलो मत, स्थिर बैठो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बल प्रयोग करने की। वाक्य पूरा करते करते अचानक उसके कंधों का तनाव कम हो गया। उसके हाथों के दृढ़ लेकिन सधे हुए दबाव से उसके शरीर में राहत की लहर दौड़ गई, जिससे उसे अकारण ही ताजगी का एहसास हुआ। डिंग, अनुकूलता जोड़ 1, 2 अनुकूलता सिक्के प्राप्त हुए। घनिष्ठ संपर्क सक्रिय हुआ, ची छुपाने की तकनीक प्राप्त हुई। चेन-मो ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अरे बाप रे, इसमें तो अपार संभावनाएं हैं। freewebnovel.com। रानी मेडुसा का शरीर धीरे धीरे शिथिल हो गया। वह आलस से सिंहासन पर पीछे की ओर झुक गई, मानो उसे इस बात का एहसास ही न हो कि कोई इंसान उसे छू रहा है। उसे भी यह बात अजीब लगी। अगर उसने पहले उसकी जान बख्शी थी तो सिर्फ अपनी छोटी बहन की वजह से, लेकिन उनकी लड़ाइयों के बाद उसे एहसास हुआ कि चेन-मो को हराने से उसे एक अजीब तरह की संतुष्टि मिलती थी। विशेषकर तब जब उसका चेहरा, जो अनगिनत युवतियों को मोहित कर सकता था, सूअर के सिर की तरह सूज गया। न जाने क्यों, इससे उसका मूड बहुत अच्छा हो गया। जब उसने गुस्से में पलटवार किया तो उसके कोमल, शक्तिहीन हमलों ने उसे आनंदित किया। वह उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। जब वह उसका अपमान करता था तब भी वह क्रोधित तो होती थी, पर वास्तव में उसे इसका बुरा नहीं लगता था, बल्कि उसे वश में करने में एक अजीब सा आनंद मिलता था। जब भी वह उसे बेहोश कर देती थी, उसे एक अजीब तरह की उपलब्धि का एहसास होता था। समय बीतने के साथ साथ वह उसकी छेड़छाड़ और भद्दी टिप्पणियों से कुछ हद तक बेपरवाह हो गई थी। लेकिन जब उसने उससे कहा कि वह उससे नफरत करता है और उसे जान से मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहता, तो वह सचमुच गुस्से में आ गई थी। फिर भी उसके दिल में एक अवर्णनीय भावना भी थी, इसलिए उसने अपना आपा खो दिया और अत्यधिक बल का प्रयोग किया, जिससे उसकी नसों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा। उसे पूरी तरह से ठीक करने में उसे पूरे 3 दिन का समय लगा था। जब वह आज माफ़ी मांगने आया तो रानी मेडुसा को अचानक उपलब्धि का एहसास हुआ, जैसे उसने आखिरकार उस जंगली घोड़े को वश में कर लिया हो जो हमेशा उसका विरोध करता था। उसकी मालिश से मिले आराम के कारण उसकी लंबी पलकें थोड़ी सी कांप उठीं। बहुत ही मुलायम। चेन-मो के मन में सबसे पहला यही विचार आया। उसके खिलौने के नीचे का एहसास, जिस कोने पर वह खड़ा था, और हवा में झूलते हुए फूल, ये सब उसके आत्मनियंत्रण की परीक्षा ले रहे थे। लेकिन क्या वह आखिरी कदम उठाने का जोखिम उठा सकती थी? बिल्कुल नहीं। एक पूरी अगरबत्ती जंगल के बाद चेन-मो के हाथों में दर्द होने लगा था। अनुभव तो सुखद था, लेकिन अगर उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा था तो उसका कोई मतलब नहीं था। यह नीरस लग रहा था। बिना देरी किए उन्होंने सीधे मुद्दे पर फैसला सुनाया। महाराज, आपकी कोई इच्छा क्या है? रानी मेडुसा मसाज का आनंद लेते हुए अपनी उंगली में भी नहीं कुलम और आलस के स्वर में बोली, ताकि समाज मानव जाति मेरे सर्पवंश की दासी बन जाए। चेन-मो को अजीब सी खांसी आई। मेरे सामने इस तरह की बात कही गई, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? डिंग, अनुकूलता जोड़ 1, 2 अनुकूलता सिक्के प्राप्त हुए। घनिष्ठता बोनस सक्रिय हुआ, क्रिटिकल स्ट्राइक प्राप्त हुई। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चेन-मो ने अपनी स्थिति की जांच की और पाया कि कथित क्रिटिकल स्ट्राइक अगली बार अनुकूलन प्राप्त करने पर बूम पुरस्कार को सक्रिय कर देगी। इस सूची में एक और विचित्र क्षमता शामिल है। चेन-मो ने आगे कहा, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो महाराज को विशेष रूप से पसंद हो? मुझे दिव्य यात्रा सुनिश्चित करें। मो, हाँ, ठीक है, बहुत हो गई फालतू की बातें। सीधा मुद्दा सामने आया। उन्होंने पूछा, क्या किसी जादुई जानवर के लिए उसके शरीर से एक बूंद भी खून खोना कोई बड़ी बात होगी? रानी मेडुसा ने आखिरकार अपनी आखिरी सालियां और अपनी ओर देखा। तुम इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं बस उत्सुक हूँ। रानी मेडुसा मसाज से पसंदीदा बोली, सार रक्त उपकरण और जादुई प्रयोगशाला दोनों के अंदर ऊर्जा का सबसे शुद्ध और महत्वपूर्ण स्रोत है। बेशक, इसे खोना एक बड़ी बात है। तो महाराज, यदि कोई आपसे एक सितारा रक्त मांगता है तो आप क्या करेंगे? रानी मेडुसा की खुली खिड़की। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वह आप क्या हैं? BTTH, देवी को कैद करना अध्याय 34, युगों के पार एक तलवार मुफ्त वेब उपन्यास युगों की पार एक तलवारें। आह, ये। चेन-मो ने रानी मेडुसा के चंचल भाव को देखा और तुरंत कहा, महामहिम वास्तव में रानी कहलाने के योग्य हैं, तेज और बुद्धि। मैं वास्तव में प्रभावित हूँ। रानी मेडुसा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उनका मोहक लगभग तिरस्कारपूर्ण भाव से चेन-मो को निहार रही थी। उनके लाल मॉडल से खुले थे। मनुष्य, क्या तुम मरना चाहते हो? रानी मेडुसा के मनमोहक खिलाड़ी को देखकर चेन-मो ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, जी बिल्कुल नहीं। मैं तो बस पूछ रहा था, बस। गुस्सा होने की कोई गुस्सा नहीं, गुस्सा होने की कोई गुस्सा नहीं। रानी मेडुसा ने अनमोल संसार ली, मनो चेन-मो को बारी कर दिया हो। हालांकि फिर उन्होंने कहा, क्या यह असामान्य है? क्या हम बातचीत नहीं कर सकते? रानी मेडुसा ने उन्हें अनैतिक संबंधों से देखा।
उनके असंबंधित सहयोगियों ने चेन मो के मार्जिन में सहरन का जन्म कर दिया। मजाक कर रहा था, बस मजाक कर रहा था, उसने जल्दी से कहा, चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान, और वहां से बरामदे का पता चला। लेकिन उसी क्षण रानी मेडुसा ने फिर से बात करना शुरू कर दिया। तो फिर तुम क्यों रुक गए? आह, वह कुछ भी हासिल नहीं कर सका, खून की एक कीमत भी नहीं। अगर वह इसी तरह अपनी सेवा दे रहा है तो क्या ये सब विकल्प नहीं होगा? उसने पिछले कुछ दिनों में उसे कई बार पीटा था, और अब अगर वह मुफ्त में काम करता है तो क्या यह एक बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? तो उसने कहा, मैं इतनी देर से यही कर रहा हूं कि मेरे हाथ दुखने लगे हैं। महाराज, मैं कल आपकी मालिश करवाऊंगा। रानी मेडुसा ने अपनी ओर से तिरछी नज़र से देखा और राजसी आधिकारिक स्वर में पूछा, तुम्हें मेरे रक्त के सार की क्या आवश्यकता है? ये सुनकर चेनमो को एक अवसर दिखाई दिया और उसने तुरंत उत्तर दिया, यह मेरी साधना से संबंधित है। रानी मेडुसा ने अपनी मोहक बांझ बंद करने से पहले एक मंजिल सी गुनगुनाहट की। वह आराम से अपने सिंहासन पर सर्प की तरह लेटी हुई थी और मंडप से बोलती है, अगर तुम मेरी अच्छी तरह की सेवा कर सको तो मैं तारा की तरह एक झुकाव पर विचार कर सकता हूँ। क्या आप उसकी सेवा से जुड़ेंगे? ये बात कुछ प्लेसी लगी। सहज रूप से चेनमो की परस्पर क्रिया उस बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा पर टिक गई जो उसके सहायक कपड़ों के नीचे मुश्किल से विद्यार्थी हुई थी। उनका मन क्षण भर के लिए भटक गया। आप निश्चिंत रहें महाराज, मैं आपकी पूरी तरह से और आपकी संतुष्टि के अनुसार सेवा करूंगी, उसने कहा। अभी भी घटिया आपत्तिजनक का समय नहीं था, उसे सावधान मित्रता थी। चेनमो ने फिर से मसाज शुरू की, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी तकनीक में लिटिल सा दोऊची का समावेश किया। उन्हें इस बात से इनकार किया गया कि ऐसी समर्पित सेवा से उन्हें कम से कम थोड़ी सी भी कृपा नहीं मिलेगी। लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत, एक और पूरी अगरबत्ती जलाने के समय के बाद भी उन्हें एक भी अंक प्राप्त नहीं हुआ था। लोगों का समर्थन प्राप्त करने और लाभ निकालने की उनकी योजना आधिकारिक तौर पर विफल हो गई थी। महाराज, आपको कैसा लग रहा है? क्या आप सहज हैं? तकनीक बदलते हुए चेनमो ने धीरे धीरे उसकी पीठ पर थपथपाना शुरू किया। एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने उसकी कोमल पीठ को बेहतर मालिश देने के लिए उसे थोड़ा सा पलट भी दिया। रानी मेडुसा ने संतुष्टि भरी हल्की सी गुनगुनाहट की, लेकिन चुप रहीं। महामहिम, क्या मैं अपनी बात जारी रखते हुए बैठ सकता हूँ? चेनमो पूरे समय खड़ा रहा और बार बार झुककर उसकी पीठ की मालिश करता रहा। इतने लंबे समय के बाद उसे खुद भी दर्द महसूस होने लगा था। फिर भी रानी मेडुसा चुप रहीं, उनकी कोमल नाक से हल्की सांसें निकल रही थीं, मानो वह ऊँघ रही हों। उसकी कोई प्रतिक्रिया न देखकर चेनमो ने खुद ही फैसला किया, वह सिंहासन पर बैठ गया। उसने अपने लिए और जगह बनाने के लिए उसकी बैंगनी सर्प पूंछ को हटाने की कोशिश भी की। मनुष्य, क्या तुम मरना चाहते हो? जैसे ही रानी मेडुसा ने अपनी निगाहें उसकी ओर घुमाईं, उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसके चेहरे पर हत्या का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। हालांकि वह एक सर्प स्त्री थी, फिर भी वह एक स्त्री ही थी, और एक अलिखित नियम यह था कि किसी महिला के पैरों को कभी नहीं छुआ जाना चाहिए। रानी मेडुसा के पास शायद अभी तक पैर नहीं थे, लेकिन एक बार जब उनका विकास हुआ तो उनकी सर्प पूंछ उनके पैर बन गईं, और चेनमो इस समय उन्हें पकड़े हुए था। उसने तुरंत हाथ छोड़ दिया और अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, आह, तुम्हारी पूंछ बहुत ज्यादा जगह घेर रही थी, इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा हटाना चाहा। रानी मेडुसा ने उसे घूर कर देखा, उसकी तीखी निगाहों से उसके माथे पर पसीना आ गया। कुछ देर बाद उसके होंठों के कोने हल्के से मुड़े और उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो देखो कि मैं तुम्हें मार डालती हूं या नहीं। इतना कहकर वह मुंह फेर कर चली गई और उसकी सेवा का आनंद लेती रही। डिंग, अनुकूलता जोड़ 1, महत्वपूर्ण पुरस्कार सक्रिय हुआ। पृथ्वी स्तरीय प्राथमिक 2 तकनीक प्राप्त हुई, युगों के पार एक तलवार। चेनमो ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अचानक उसे अपनी किस्मत आजमाने और रानी मेडुसा की पूंछ को फिर से छूने का लालच महसूस हुआ। लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने फैसला किया कि पहले रक्त का सार प्राप्त करना बेहतर होगा। रानी मेडुसा की पतली, सर्प जैसी कमर देखने में लगभग नाजुक लगती थी, फिर भी उसके बाहरी रूप से कमजोर दिखने के बावजूद उसमें एक निर्विवाद लचीलापन था जो अतिरिक्त वसा से पूरी तरह रहित था। पहली नज़र में ही इसमें एक सूक्ष्म आकर्षण झलकता था जो किसी को भी इसे छूने के लिए प्रेरित करता था। दुर्भाग्यवश चेनमो में इतनी हिम्मत नहीं थी। इसके बजाय उसने उसकी पीठ की मालिश जारी रखी और पूछा, महाराज, क्या आपको आराम महसूस हो रहा है? चूंकि आप सहज महसूस कर रहे हैं तो फिर उस बारे में जो आपने पहले बताया था। चेनमो मुस्कुराया। अचानक मेरे कंधे दुखने लगे हैं, रानी मेडुसा ने बीच में ही कहा। मैं आपके लिए इनकी मालिश कर देता हूँ। मेरी बाहें भी कमज़ोर महसूस हो रही हैं। मैं इन्हें आपके लिए गूंथ दूंगी। मेरी गर्दन थोड़ी अकड़ी हुई महसूस हो रही है। क्या आपको यकीन है? मैं खुद कर लूँगा। कई बार मालिश करवाने के बाद चेनमो बुरी तरह थक चुका था और कुत्ते की तरह हौंफ रहा था। उसे ज़रा भी फायदा नहीं हुआ था।
उसे एहसास हुआ कि रानी मेडुसा पूरे समय उसके साथ अध्ययन कर रही थी। महाराज, मैं इसे अभी क्या ले सकता हूँ? चेन मो ने पूछा। चूंकि ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए मैंने दया करके एक पत्थर की छूट दी। उसकी ओर देखे बिना रानी मेडुसा ने अपनी लिपिबद्ध लिपि बनाई। उसके टॉयलेट में प्रकाश की एक चमक दिखाई दी और उसके हाथ में एक जैड की बोतल दिखाई दी। तुम्हारा ओके बंद करो, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज़ में एक दुरुपयोग अधिकार की भावना व्यक्त की गई थी। चेनमो ने आज्ञाकारिता अपना अलग बंद कर ली। कुछ क्षण बाद रानी मेडुसा ने उन्हें बिना ही जैड की बोतल के पीछे छोड़ दिया। कोल्ड स्वर में उन्होंने कहा, इसे लो और मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। चेनमो ने बोतल बंद कर अंदर झांका लगाया। गहरे लाल रंग के खून की एक विक्रय यात्रा चल रही थी, जिससे तीव्र ऊर्जा का दबाव निकल रहा था। धन्यवाद का एक नारा, वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। उनके जाने के कुछ ही समय बाद रानी मेडुसा को अचानक खांसी हुई और उनका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी जीवन शक्ति पहले से ही खराब थी और उसके शरीर से सबसे शुद्ध रक्त निकला था। हालांकि यह केवल एक प्रस्ताव था, फिर भी उसे लंबे समय तक रखा गया। जैसे ही उसने ध्यान लगाया और अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने वाली थी। सीमा शुल्क, महाराज, ये चेन मो की आवाज़ थी। इससे पहले कि वह कुछ उत्तर दे सके, उसने सबसे पहले अपने दरवाजे के अंदर कदम रखा था। रानी मेडुसा ने कोल्ड स्वर में कहा, मैंने सशस्त्र बलों के लिए कहा था। उसका पीला चेहरा एक भयानक आभा बना रहा था। उसका हाल देखकर चेन मो के दिल में थोड़ी सी शर्मिंदगी जग उठी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि खून की एक बूंद इतना गंभीर असर डालेगी। लेकिन रानी मेडुसा के व्यक्तित्व को जानने के बाद उन्होंने कहा, महाराज, मैंने देखा कि आप बहुत खराब लग रहे थे, इसलिए मैंने आपके लिए एक कटोरी टॉनिक बनाया है। मुझे पता है, मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। मैं बस इसे ठीक करने जाऊंगा। गर्मागर्म सूप का कटोरा मांस पर रखने के बाद चेन मो हवा के जोड़े की तरह तेजी से वहां से निकल गया। जैसे ही उसका पिछला दरवाज़ा बंद हुआ, रानी मेडुसा घाट आई और सरसरी तौर पर देखने लगी। उसकी मनमोहक दुकान में ही मोहक आकर्षण की एक झलक सी झलकती थी। फिर उसने कटोरा उठाया और सारा पानी एक बार में ही पी लिया। पार्श्व कक्ष डिंग, उपयुक्तता जोड़ दो, 5 अनुकूलता सिक्के प्राप्त हुए। चेनमो ने अपने हाथ में जैड की बोतल को रांगा। वह क्षण भर के लिए रुक गया। एक क्षण बाद उसकी शक्ल पर एक साहसी भरी मुस्कान आ गई। BTTH देवी को कैद करना अध्याय 35। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मुफ्त वेब उपन्यास उसकी कहानी कैसे हुई? रात हो गई थी। चेनमो का मन शांत जल की तरह स्थिर था और आसपास की ऊर्जा भी मानो पीछे हट रही थी, मानो एक अथाह शांत तालाब हो। फिर भी उसके डेंटियन के अंदर एक भयंकर तूफान आ रहा था। अमर गहन कला स्वर्ण शरीर अध्याय से लौह शरीर साधना पद्धति का पालन किया गया। चेनमो ने रानी मेडुसा के रक्तसार को ठीक करने के लिए सभी औषधियों को अपने कढ़े का उपयोग करके आध्यात्मिक द्रव्य की एक बोतल में परिष्कृत किया। फिर उसने आध्यात्मिक द्रव्य को रक्त के सार के साथ मिलाया और एक ही बार में सब कुछ खा लिया। पल भर में ऐसा लगा मानो उसके अंदर कोई स्कॉलर फटा हो। एक विशाल और राक्षसी ऊर्जा उसके शरीर में एक भयंकर ज्वार की लहर की तरह बनी हुई है, जो हिंसक रूप से टकराती और तहस नहस होती जा रही थी। चेनमो ने फ्लैट्स में अमर गहन कला स्वर्ण शरीर के भाग को सक्रिय किया, ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में प्रसारित करने के लिए निर्देशित किया, जिससे यह उसके मांस और हड्डियों के साथ विलीन हो गया। इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कितना समय चुकाया गया है। फिर अचानक वह चिल्लाया, शरीर को तरोताज़ा करना। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकला, उसकी सिगरेट से तेज गर्मी की लहर दौड़ गई। अगले ही पल उसकी त्वचा धीरे धीरे झलकती रही और दागों से खून बहता रहा। अशानीय दर्द से उसका चेहरा खराब हो गया और उसका मूड खराब हो गया। इस कठिन दौर में विरोध नहीं किया जा सका, ये केवल शक्ति की इच्छा है जिसे सहन करना आवश्यक है। रात बीत गई। रॉयल रूम के बगल वाले सुपरमार्केट में खिड़की से सूरज की रोशनी की एक सचित्र किरण छनकर कशीदाकारी पर पड़ रही थी, जिससे सूरज की रोशनी की एक झलक दिख रही थी। पर मानव आकार का रक्त का एक कोकून ध्यान मुद्रा में रखा गया था। कुछ ही बाद में रक्त के कोकून में टुकड़े टुकड़े हो गए और अंततः वह टूट गया, जिससे एक नंगी आकृति उभरकर सामने आई, त्वचा की धातु जैसी चमक से दमक रही थी। अचानक चेनमो ने अपनी बोली। उसकी पुतलियां चमकीली और साफ सुथरी थीं, जो उसके शरीर की धातु जैसी चमक के बिल्कुल विपरीत थी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, तलवारों से तलवारें उठाईं और तलवारों की ऊर्जा की एक धारा से धीरे धीरे अपने बाएं हाथ पर वार किया। एक क्रश भी नहीं आई, एक निशान भी नहीं। त्यानयुवान, बाहर आओ। अपने शरीर के अंदर से अपने हथियार त्यानयुवान को लूटा। चेनमो ने उसे हथियार दिया और अपने बाएं भुजा पर फिर से युद्ध किया। इस बार उन्नत श्रेणी के स्पिरिट ग्रेड हथियार की शक्ति के कारण एक जबरदस्त क्रश दिखाई दिया, लेकिन त्वचा अप्रभावित रही। चेनमो चमत्कारी रह गया। आयरन बॉडी तकनीक उनकी अंतरिक्ष से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। केवल अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर ही एक दासी को भी नुकसान होगा, वह व्यक्ति में मजबूत होगा।
सिस्टम पैनल पर नजर डाली गई, उसने देखा कि रानी मेडुसा का उत्साह 55 हो गया था और वह 90 प्रोटोटाइप सिक्के जमा कर चुकी थी। freewebnovel.com। उन्होंने 100 जमा होने तक पैसे बचाने की योजना बनाई, फिर उनका उपयोग अपने स्वर्ग और पृथ्वी तलवारों के शारीरिक कौशल को पूर्णता तक उन्नत करने के लिए किया। इसके बाद उसने 2 क्षमताओं को प्राप्त किया, छिपाने की तकनीक और पृथ्वी स्तरीय प्राथमिक दौड़ तकनीक, युगों के पार तलवार। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, छिपाव तकनीक से व्यक्ति अपनी आभा को पूरी तरह से दबा सकता है। जब तक प्रतिद्वंदी की साधना का स्तर कई गुना अधिक न हो, तब तक वह उसकी वास्तविक शक्ति का पता नहीं लगा सकता। जहां तक युगों के पार तलवार की बात है, स्वर्ग और पृथ्वी तलवार चलाने की अपनी लगभग महारत हासिल कर चुके शारीरिक कौशल के साथ चेन मो ने इसे एक ही नज़र में तुरंत समझ लिया। अपने वस्त्र धारण करने के बाद उसने मन ही मन औषधि संत के रसायन शास्त्र संग्रह का अवलोकन किया। अपनी जरूरत की चीज मिलने पर वह रसायन शास्त्र कक्ष की ओर चल पड़ा। उसी दोपहर बाद चेन मो अपने कमरे से बाहर निकला और रानी मेडुसा के शाही कक्ष की ओर चल पड़ा। क्या महारानी यहाँ उपस्थित हैं? उसने धीरे से पूछा, अपनी परिचारिका यूनू से। रानी ने आदेश दिया है कि वह आज किसी से नहीं मिलेंगी, यूनू ने सख्ती से जवाब दिया। अरे अब बस करो, चेन मो ने तुरंत कहा, मुझे महारानी से कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। यूनू, क्या तुम कम से कम उन्हें सूचित कर सकती हो? नहीं, महारानी आज किसी से नहीं मिलेंगी, उन्होंने दृढ़ता से दोहराया। ठीक है फिर, चेन मो ने आह भरी और कल लौटने का फैसला किया। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, कमरे के भीतर से एक ठंडी लेकिन शालीन आवाज सुनाई दी। उसे अंदर आने दें। यूएनू स्तब्ध रह गई। क्या उसे आज किसी से नहीं मिलना था? चेन मो ने पीछे मुड़कर दरवाजे खोले और अंदर कदम रख दिया। फिर वह थोड़ा रुक सा गया। इस बार रानी मेडुसा हमेशा की तरह आलस से अपने सिंहासन पर नहीं बैठी थी। इसके बजाय वह अपने आलीशान बिस्तर पर ध्यान मुद्रा में बैठी थी। उसकी लंबी बैंगनी सर पूंछ उसके नीचे कुंडलित थी। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि उन्होंने अपनी सामान्य शाही पोशाक नहीं पहनी थी। हालांकि उन्होंने लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी, लेकिन वह पहले की तुलना में कहीं कम भव्य लग रही थी। पहली नज़र में अगर कोई उसकी सर्प जैसी पूंछ को नज़रअंदाज कर दे और वह चुप रहे, तो उसे एक साधारण इंसान महिला से अलग पहचानना मुश्किल होगा। तुम्हें मुझसे क्या काम है? रानी मेडुसा ने अपनी मोहक आंखें खोलकर दूर से उसकी ओर देखते हुए पूछा। महाराज, मैं आभार व्यक्त करने आया हूँ, चेन मो ने आगे बढ़ते हुए कहा और अपनी संग्रहण अंगूठी से एक जैद की बोतल निकाली। मैंने आज विशेष रूप से इस सर्पसार की गोली को तैयार किया है। ये सर्प जनितों के लिए लाभकारी है, उनकी नींव को स्थिर करने और उनकी जीवन शक्ति को बहाल करने में मदद करती है। दूर से देखने पर उसे इंसान से अलग पहचानना मुश्किल था, लेकिन पास से देखने पर इसमें कोई शक नहीं था। उसके पहनावे में बदलाव के बावजूद उसकी वह शांत, गरिमा में और महान आभा जरा भी कम नहीं हुई थी। यह ऐसी चीज थी जो तितली जैसी नाजुक सुंदरता वाली किसी लड़की में कभी नहीं हो सकती थी। रानी मेडुसा की पलकें हल्की सी फड़फड़ाईं। उन्होंने चेन मो को गहरी नज़रों से देखा और फिर उदासीनता से बोलीं, मैं इसे स्वीकार कर लूँगा। अगर और कोई विकल्प नहीं है तो आप जा सकते हैं। अब जब वह यहाँ आ ही गया था तो चेन मो इतनी आसानी से कैसे जा सकता था? उनकी रोज़ाना काटने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई थी। उसने अपनी संग्रहणीय अंगूठी से जैद की एक और छोटी बोतलें निकालीं। ये नारा अमृत है। ये सर्पसार की तरह ही काम करता है, लेकिन इसे बाहरी रूप से उपयोग किया जाता है। इसे हाथ से देखने के लिए भेजा जाता है। इसलिए महाराज, मुझे आपकी सहायता करने के लिए अंतिम निर्देश दें। इससे पहले कि वह मनकर रेलवे, चेन मो उसके करीब आ गया था। फिर उसके स्तंभ विरोधाभासों के सामने वह उसके किनारे पर बैठ गया। उसकी उपस्थिति उभरी और उस पर चढ़ गई। वह उसकी चोटी कैसी हुई? रानी मेडुसा अचंभित रह गई। कल रात इस इंसान ने अपनी गद्दी पर बैठे की हकीकत की थी, और आज वह अपनी चमकदार चढ़ाई कर रहा था। अब वह आगे क्या करने की कोशिश करेगा? मानव, तुम। इससे पहले कि उसने अपना पूरा वाक्य पूरा कर दिया, चेन मो ने जैद की बोतल का नाम दिया, और इससे पहले कि उसने कोई बैकबैक दे दिया, उसने अपने मुंह में सारा की गोली डाल दी। उस क्षण भर के लिए उसे ये भी महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां उसके दांतों को छू गई हैं। इंसान, स्टार स्टोरी कैसे हुई? कुछ मत बोलो, बस गोल को परिष्कृत करो। उसके माइक्रोस्कोप को अंतिम रूप दिया गया। चेन मो ने हीरे का अमृत अपनी उंगलियों पर डाला और धीरे धीरे उसकी मालिश करने लगा। रानी मेडुसा ने मन ही मन सोचा, यह इंसान, मुझे हुक्म की चाबी कैसे मिलती है? इसका दिमाग कैसे खराब हो गया है? डिंग, अनुकूलता जोड़ 1, 2 अनुकूलता सिक्के प्राप्त हुए। इंटरनेशनल बोनस सक्रिय हुआ। तीसरे स्तर का रसायन शास्त्र कौशल प्राप्त हुआ। अगले 2 दिन तक चेन मो ने यही प्रक्रिया दोहराई। तब तक रानी मेडुसा का रंग रूप पूरी तरह से ठीक हो गया था। हालांकि उनकी प्रस्तावना मुश्किल साबित हो रही थी। उनकी शुरुआत के बावजूद ये संख्या केवल 63 तक ही पहुंच पाई थी। टकराना। चेन मो रॉयल रूम में दूर तक उड़ गया और सामने की दीवार से जा टकराया।
ये स्पष्ट कौन है? रानी मेडुसा की पूंछ। द रीजन। उसकी झलक 63 तक, वह थोड़ा बहुत ही साहसी हो गया था, वह उसकी संपूर्ण कमर को हिलाने की कहानी थी। ओह महाराज, मैं समझा सकता हूँ। धमाका। 3 दिन में दूसरी बार चेनमो को पीट पीट कर एबोलेमेंट कर दिया गया। BTH देवी को कैद करना अध्याय 36 हत्या मुफ्त वेब उपन्यास। हत्या रात की तरह काली थी, नासमझ का नामोनिशान नहीं था। डॉग डेजर्ट के ऊपर असली काले बादल छाए हुए थे। एक बगल के शेयरधारकों के अंदर चेनमो काफी देर से जगा हुआ था। एक बार ज्ञानोदय की अगरबत्ती का उपयोग करने के बाद उन्होंने एक दूषी गोली का सेवन किया, जिसका उद्देश्य आज रात एक ही बार में 6 स्टार दूषी तक तैयार था। जैसे सर्वोच्च आदिम कला का संचार हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी की समृद्ध ही दो ची ऊर्जा पार्श्व हॉल के अंदर और बाहर अव्यवस्थित रूप से प्रवाहित होने लगी और फिर चेनमो के शरीर में समाहित हो गई। बगल वाले शयनकक्ष के अंदर रानी मेडुसा जनजातीय मामलों को संभालती रहीं। जैसे ही उन्होंने बदलाव देखा, उसी क्षण दरवाजे के बाहर से यूनू की आवाज उठाई गई। महामहिम, महापुरुष आपसे मिलना चाहते हैं। रानी मेडुसा ने सिक्किन स्टॉल्स पर स्मारक बनाया। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कबीले के कई गैर बराबरी वाले विकलांगों को समाप्त कर दिया था। आज उन्होंने एक और पार्टी को खत्म करने की योजना बनाई, लेकिन उन्हें 3 ग्रैंड एल्डर्स के विरोध का सामना करना पड़ा, जो यहां तक कि संयुक्त मतदान के लिए RJDU नेताओं को इकट्ठा करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने उन सभी को ठीक कर दिया था। इतनी रात को मुझे ढूंढ रहे हो? फिर से इसी मामले के बारे में बात हो रही है। रानी मेडुसा ने अपना काम बंद कर दिया और बाहर चली गईं। रानी मेडुसा के जाने के कुछ ही समय बाद, कमांडर चीफ मोबासी आपसे मिलना चाहते हैं, एक नाग जनजाति के रक्षक ने यूनू को सूचना दी। यूएनू ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। पहले तो वह मन करना चाहता था, लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदल लिया। महारानी महल में नहीं थे वे और मोबासी महल के रक्षकों के पूर्व कमांडर थे, इसलिए उनकी गलती थी। तुम और तुम मेरे साथ आओ। यूनू ने अपने 2 वयोवृद्धों की ओर रुख किया और महल से निकल गए। कुछ ही समय बाद यूएनू के जाने मुख्य द्वार के दूसरी ओर नाग जनजाति की एक महिला रक्षक अचानक पेट दर्द से कराह उठी। वह जल्दी से अपना पेट चुराकर वहां से चला गया। रात पानी की तरह की इच्छा थी। घोर अंधकार आकाश के नीचे पूरा महल अचानक सन्नाटे में डूब गया। फिर कई काली प्रतिमाएं तेजी से गलियारों से गुजरीं। लालटेन की रोशनी में कई बलवान नाग जनजाति की छतरियों की परछाइयां दीवारों पर पड़ रही थीं। वे चुपके से महल में घुस गए और भूत की तरह रानी के सोने के कमरे की ओर बढ़ते लगे। रानी मेडुसा के शयन कक्ष के बगल वाले नासिक के अंदर जैसे ही विशाल दोची ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हुई, चेनमो अपनी सफलता के अंतिम मोड़ पर पहुंच गई। बस कुछ ही मिनट में वह 7 सितारा 2 की अवस्था में प्रवेश करेगा। विंडो ओपन रह गई थी। एकांत हवा अंदर आई, जिससे चेनमो का कपड़ा थोड़ा फफड़ाने लगा। अचानक कुछ काली आकृतियां मुख्य द्वार से तेजी से चली गईं। विंडो के पास एक सारनुमा परछाई रहस्यमय ढंग से दिखाई दी। सहयोगी दल पालती बिगमैथ सीटा चेनमो पर टिकी हुई थी। हवा थम गई। उसी क्षण चेनमो की आंखें अचानक खुल गईं और उसके सामने एक भाला सीधे दिखाई दिया। जैसे ही उसने तियान यंग को सक्रिय किया, उसका शरीर का भाव तुरंत बदल गया। जैसे ही भाला उसके सिर को भेदने वाला था, तलवार की रोशनी की एक तेज चमक हवा में कौंधी और भले को चूर चूर कर धूल में मिला दिया। क्या? खिड़की पर खड़ा नागवंश का प्राणी चौंक गया। उसके सामने एक प्रेतवादित नीली लंबी तलवार मनुष्य के सामने मंडरा रही थी। मोमबत्ती की रोशनी में तलवार की धार पर एक ठंडी चमक झिलमिला रही थी। आप कौन हैं? चेनमो ने बोलते हुए भी अपनी बात को आगे बढ़ाया और जानबूझकर समय लेने की कोशिश की। वही जो तुम्हें मार डालेगा। नाग जनजाति का हत्यारा तेजी से आगे बढ़ा और चेनमो की ओर झपटा। 9 स्वर्गों की तलवारबाजी। एक तीखी चीख के साथ चेनमो ने अपने मन से तियान युआन को नियंत्रित किया। जैसे ही तियान युआन के साथ उसकी अनुकूलता 100 तक पहुंच गई, उसने इसका उपयोग करके स्वर्ग और पृथ्वी तलवार शरीर को पूर्ण रूप से उन्नत कर दिया। उसका शरीर तलवार के भ्रूण के समान था। दिन प्रतिदिन के अभ्यास से वह अपने आध्यात्मिक हथियार की शक्ति को और भी बढ़ा सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह उड़ने वाली तलवार को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकता था। असंभव। नाग जनजाति के हत्यारे का चेहरा मानो भूत के सामने आ गया था। उसके सामने का दृश्य उसके विश्व दृष्टिकोण को चकनाचूर कर गया। फिर भी उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। ठंडी फुफकार के साथ उसने दहाड़ते हुए कहा, ये सब चालें और भ्रम हैं। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली। सिस्टम के स्कैन से पता चला कि वह एक 9 स्टार दा डोशी है। उसका तियान युआन से भयंकर संघर्ष हुआ। तभी दरवाजे खुल गए और नाग जनजाति के 3 और योद्धा अंदर आ गए। सिस्टम के स्कैन ने उन्हें एक 4 स्टार दो लिंग, एक 3 स्टार दो लिंग और एक 1 स्टार दो लिंग के रूप में पहचाना। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्होंने तुरंत अपने पीछे दरवाजे बंद कर दिए। महारानी के विश्राम कक्ष में घुसपैठ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? freewebnovel.com। चेनमो का चेहरा गंभीर हो गया।
भीतर से एक गहरी गड़गड़ाहट के साथ उसके शरीर से डोउची की एक लहर फूट पड़ी। उसने सफलता हासिल कर ली थी 7 सितारा डोउशी। इस ताकत के बल पर उसे द डोउशी से निपटने का पूरा भरोसा था। हालांकि 4 सितारा डोलिंग के सामने अंतर बहुत बड़ा था। उनसे सीधे मुकाबले में उसकी जीत की संभावना बहुत कम थी। तुम तो बस एक आम इंसान हो, फिर भी महारानी को बहकाने और उनके कक्ष में घुसपैठ करने की हिम्मत कैसे करते हो? ये तो मौत की सज़ा के लायक अपराध है। 4 सितारा योद्धा डोलिंग धीरे धीरे चेनमो के पास पहुंची। महामहिम ने इसकी अनुमति दी थी। क्या आपको इस राजद्रोह के लिए दंडित होने का डर नहीं है? हम महारानी के ही कबीले के हैं। अगर हम तुम्हें मार भी दें तो क्या तुम्हें लगता है कि वो इसके लिए हमें मौत की सजा देंगी? हमला करो, उसे मार डालो। हाथ के इशारे से 4 सितारा डोलिंग दरवाजे के पास ही खड़ी रही, जबकि 3 सितारा डोलिंग और 1 सितारा डोलिंग चेनमो की ओर दौड़ पड़ी। यह इंसान चाहे जो भी चाल चल ले, वह बच नहीं पाएगा। कमांडर यूनू, मेरी मदद करो। चेनमो ने डोउची का उपयोग करते हुए अपनी तलवार को संघनित करते हुए चिल्लाया। डक्यूई का साकार होना। आक्रमणकारी 2 डोलिंग हिचकिचाए। ये तकनीक केवल डोलिंग ही इस्तेमाल कर सकते थे, एक दोषी इसे कैसे कर सकता था? किस बात का इंतजार कर रहे हो? हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, उसे अभी मार डालो। 4 सितारा डोलिंग दहाड़ा। दोनों ने अब और आर्द्रिक और चेनमो की ओर से रेसिंग पैड नहीं किया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने काफी देर तक फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि यूएनू को डांटा बहला फुसला कर ले जाया गया था। यह एक सोची समझी हत्या थी। हालांकि मनुष्य और नाग जनजाति के सदस्य एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे, चेनमो को याद था कि उसने कभी उनका कोई नुकसान नहीं किया था। दरअसल वह उनसे एक ग्रुप की जान बचाई थी। भले ही वे उसे स्थान दें, लेकिन रानी मेडुसा ने उसे मारने की कोशिश को चुनौती देने का कोई कारण नहीं बताया। अचानक उसके मन में मोबासी की छवि उभर आई। नागों के कबीले में आने से पहले उसने उसे नाराज कर दिया था। शायद इसका संबंध ही था। आखिरकार वह महल के पूर्व रक्षक कमांडर थे, जो महल की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा व्यवस्था से भली भांति से परिचित थे। मुझे भागना होगा। महज कुछ ही सेकंड में चेनमो ने सब कुछ समझ लिया था। जैसे ही दोनों हमलावर उसके पास पहुंचे, अचानक उसकी आकृति से तीर के पंख निकल आए। जोरदार फड़फड़ाहट के साथ उसका शरीर हवा में उछला और सीधी खिड़की की ओर बढ़ गया। दाउची के पंख, नहीं, उसे रोको। 4 सितारा डोलिंग के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। वह उस दुर्घटना के बारे में सोच रहा था, लेकिन चेनमो को विंडो की ओर उड़ते हुए देखा। उसने तुरंत उसे रोकने के लिए कदम बढ़ाया। स्वर से वह एक कदम आगे बढ़ा और उसने उसे रोक लिया। मेरे रास्ते से हट जाओ। चेनमो की तलवारें कांप। एक संकेत में एक तेज तलवारों की रोशनी 4 सितारा डोलिंग की ओर, जिससे तलवारों की तेज शक्ति का संचार हुआ। 4 सितारा डोलिंग ने बचाव के लिए अपना भला उठाया, लेकिन पल भर में ही वह हार गया। उनका कवच चकनाचूर हो गया और खून के छींटे उड़ने लगे। हालांकि वह घायल हो गई थी, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। मरना। वही क्षण चेनमो करीब आ गया। 4 सितारा डोलिंग तुरंत उछाल और उसकी ओर एक मुक्का मारा। लेकिन अचानक चेनमो ने अपने कुनपेंग पंख को वापस खींच लिया, जिससे उसकी गति तेजी से गिर गई और वह अचानक नीचे की ओर गिर गया। 4 स्टार डोलिंग का हमला हवा के स्थान पर कहीं नहीं जा गिरा। त्यानयुवान। तलवारों की एक चकाचौंध भरी रोशनी की ओर भव्यता। अपनी उड़ती हुई तलवारों पर कदम रखते हुए चेनमो ने अपनी तलवारों को कुल्हाए और दरवाजे को तोड़ते हुए तेजी से बाहर निकल गए। BTTH देवी को कैद करना। अध्याय 37। कटा हुआ हाथ। मुफ्त वेब उपन्यास। कटा हुआ हाथ अच्छा नहीं है। 4 सितारा डोलिंग के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। बिना किसी झिझक के उसने हाथ हिलाया और चिल्लाया, अभी पीछे हटो। इस अकादमी ने स्वाभाविक रूप से यूएनू का ध्यान आकर्षित किया, जो महल के बाहर मोबासी द्वारा बंधक बनाया गया था। महल से एक तेज तलवारों की रोशनी और उसके बाद कई काली परछाइयां तेजी से आगे बढ़ीं, जिससे उसका चेहरा काला पड़ गया। जब उसने उस तलवार की रोशनी के ऊपर की चोटी को देखा, तो आप तुरंत समझ गए कि क्या हुआ था। अब गंभीर बात यह है कि मोबासी को घूरते हुए यूनू ने अपने दांत पीसते हुए से कहा, क्या तुम पागल हो? मैं पागल नहीं हूँ, महारानी ही पागल हो गई हैं। मोबासी दहाड़ा। उस इंसान की वजह से उन्होंने मुझे महल के रक्षक कमांडर के पद से हटा दिया। मुझे उस बदमाश को ही मारना होगा। इतने लंबे समय तक नोटबुक योजना बनाने के बाद भी वह व्यक्ति भाग अरेस्ट में शामिल होने लगा। मोबासी पागल हो गया था और उसने अपना सारा एंग्री चेनमो पर निकाल दिया था। उसका डूची पाइल्स प्लेसेट हो गया। एक जोरदार फड़फड़ाहट के साथ वह भागते हुए इंसान की ओर झपटा। तुम ये क्या कर रहे हो? रुको। यूनो चौंका दिया। उसने मोबासी से ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। महारानी मेडुसा के निजी अंगरक्षक होने के गुण अच्छी तरह से उन्हें समझ में आ सकता था कि महारानी इस इंसान को बहुत महत्व दे रही थी।
अगर मोबासी ने उसे मार डाला, भले ही वह नाग जनजाति का सदस्य था, तो रानी मेडुसा उसे कभी भी आसानी से नहीं छोड़ेगी। रात में महल में घुसकर पहले राजद्रोह का कृत्य किया गया था, और यह पहली बार नहीं था जब मोबासी ने महारानी की स्थापना की थी। नहीं, उसे तुरंत रानी को सूचित करना होगा। चेनमो ने सोचा था कि एक बार महल से भाग जाने के बाद वह सुरक्षित हो जाएगी। आखिरकार उसने इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया था, अब तो वे निश्चित रूप से पीछे हट गए। लेकिन उसे कभी यह उम्मीद नहीं थी कि अचानक आकाश एक शिखर पर दिखाई देगा और भयानक गति उसकी ओर दौड़ेगी। पलक झपकते ही वह शीर्ष पर प्रकट हो गई। एक 5 स्टार डोवांग सिस्टम के स्कैन से मोबासी की साधना का नौकर रूप से पता चला। तो सच में ये ही थे, चेनमो ने लाल रंग से होते हुए कहा। हाँ, हमारे बीच कुछ मामूली कहा सुनी हुई थी, लेकिन इतना नहीं कि तुम मुझसे जान से मिलना चाहते हो, है ना? गिनती बोलते ही वह दृश्यों के नजरिए से लगा था, समय समय पर प्रयास किया जा रहा था। समय की कोशिश कर रहे हो, सपने देखते रहो, मर जाओ। मोबासी दहाड़ा। अपनी दोची को एक विशाल कृपाण में बदल दिया गया जो गुवान्यू द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कृपाण के समान थी, और उसे चेनमो पर भयंकर रूप से कुराया गया। चेनमो को मारने की उसकी चाहत के कई कारण थे। पहला कारण यह था कि वह इंसान था। दूसरा कारण यह है कि रेगिस्तान वाली घटना के दौरान चेनमो घायल हो गए थे। तीसरा कारण यह था कि उन्होंने कमांडर का पद खो दिया था। चौथा कारण प्यास है। रानी मेडुसा ने अपनी रक्षा से थोड़ा अधिक किया था, मोबासी ने उस पर और अधिक हमला करना चाहा था। 5 सितारा डोवांग का सामना करते हुए चेनमो स्वाभाविक रूप से सीधे टकराव नहीं कर सकता था। इसके बजाय उसने अपने कुनपेंग विंग्स का उपयोग करते हुए बचाव किया और तियान युआन को नियंत्रित करते हुए जवाबी हमले किए, जिससे मोबासी की गति धीमी हो गई और उसे समय मिल गया। इस दौरान यूएनू ने पहले ही रानी मेडुसा को चेनमो पर हुए हत्या के प्रयास के बारे में सूचित कर दिया था। उस समय रानी मेडुसा तीनों महापुरुषों के साथ अनुचित कबीले के नियमों को समाप्त करने पर चर्चा कर रही थीं। यूएनू की बातें सुनकर उनकी तीखी निगाहें तीनों महापुरुषों पर ठंडी निगाहों से घूम पड़ीं। ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक लाल रोशनी चमकी और रानी मेडुसा की आकृति गायब हो गई। क्लैंग। मोबासी की कृपाण चेनमो की तलवार से टकराए और उसे दूर फेंक दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उसे इस इंसान से इतनी अद्भुत तकनीकों की उम्मीद नहीं थी। एक साधारण से डोशी ने इतने लंबे समय तक उससे बचने में कामयाबी हासिल कर ली थी। विषैले राक्षस की मुहर। मोबासी दहाड़ा अपनी हथेली में गहरे हरे रंग की विष की मुहर बनाए और उसे चेनमो की ओर बढ़ाया। लेकिन चेनमो इतना मूर्ख नहीं था कि सीधे वार झेल ले, और वह चकमा देता रहा। अपना हमला फिर से चूकते देख मोबासी ने दांत पीसते हुए एक मंत्र बुदबुदाया। अचानक उसकी गति तीव्र हो गई और पलक झपकते ही वह चेनमो के ठीक सामने प्रकट हो गया और अपनी तलवार नीचे की ओर घुमा दी। देखते हैं इस बार तुम कैसे बचते हो, बदमाश। क्या? चेनमो के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसने मोबासी की गति में अचानक इतनी वृद्धि की उम्मीद नहीं की थी। अप्रत्याशित हमले से घबराकर वह केवल अपनी तलवार उठाकर बचाव करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मोबासी के प्रहार से उसकी डोची से संघनित लंबी तलवार पल भर में चकनाचूर हो गई। तलवार की धार उसकी छाती पर आकर रुक गई और उसकी तीखी आभा पहले ही उसके वस्त्र को चीर रही थी। मर जा। मोबासी का चेहरा हत्या के इरादे से विकृत हो गया था। क्लैंग। जैसे ही तलवार चेनमो की छाती से टकराई, चिंगारियां निकलीं और एक जोरदार धातुई ध्वनि सुनाई दी। उसके 2 टुकड़ों में कट जाने का अपेक्षित दृश्य नहीं हुआ। इसके बजाय मामूली चोट लगने के बाद चेनमो पीछे की ओर उड़ गया। असंभव। मोबासी का चेहरा सदमे से बिगड़ गया। उस हमले में तो उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन उससे तो सिर्फ मामूली चोट ही आई। freewebnovel.com। शुक्र है आयरन बॉडी का। चेनमो ने अपनी छाती पर लगे 2 सेंटीमीटर गहरे घाव पर नजर डालते हुए बुदबुदाया। उसने तुरंत घाव के आसपास कई एक्यूपंक्चर बिंदुओं को दबाया, जिससे खून बहना बंद हो गया। जुबान क्लास निम्न स्तरीय डोल तकनीक तानाशाह ब्लेड स्लैश। तेज हवा के झोंके के साथ ही एक चमकदार तलवार की रोशनी चेनमो के सिर की ओर बढ़ी, मानो उसे 2 टुकड़ों में काट देने की धमकी दे रही हो। लेकिन चेनमो ने बस एक नज़र डाली और अपनी तारों जैसी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, उसके हाथ में एक काले सफ़ेद रंग की डोची तलवार प्रकट हो गई। तलवार कांप उठी और धीरे धीरे ब्लेड पर खून के रंग का एक लाल निशान उभर आया। बूम! अचानक एक भयानक तलवार की आभा फूट पड़ी। ऐसा लगा मानो कोई दबी हुई राक्षसी शक्ति धीरे धीरे जागृत हो रही हो। एक पल बाद चेनमो की आंशिक शुरुआत हुई। हाथ के एक संकेत से उसकी तलवारों की ऊर्जा बाहर निकलती है और हवा में ड्रैगन की बनी हुई तरह तरह की जटिल थपेड़े बुनने लगती है। तलवारों के निशान तेजी से एक खिलाड़ी में शामिल हो गए और पल भर में उनके सामने हथेली के आकार का एक तेज तलवार वाला कमल प्रकट हो गया। स्वॉर्ड्सनुमा कमल बेहद खूबसूरत था, फिर भी उस स्तुति के अंदर एक लगभग प्रलयकालीन विध्वंसक शक्ति की प्रतिमा बनी हुई थी, जो उसके आसपास की दुनिया से बिल्कुल विपरीत थी। चेनमो की तलवारें कांप
तलवार कमल उल्कापिंड की तरह आगे भव्य और आसपास के वातावरण को चकचौंध कर देने वाली रोशनी से रोशन कर दिया। जैसे ही युद्ध क्षेत्र में प्रकाश गिरा, चेनमो की स्नोली की आवाज गूंज उठी। एक तलवार दुनिया को चिर देवी। मोबासी की तलवारों की आहा चट्टान ही टूट गई। उसका विशाल कृपाण टूटकर कूड़े में बिखर गया। फिर एक अकल्पनीय रूप से तेज तलवारों की शक्ति मोबासी के शरीर पर जा टकराई। प्रभाव ही उसकी डूची सुरक्षा प्रणाली फट गई, उसका कवच चकनाचूर हो गया और तलवार कमल में विस्फोट हो गया, जिससे उसके शरीर पर एक लंबाई से अधिक गहरा घाव हो गया। मोबासी हवा में उड़ते हुए जा गिरा और उसने खून की उल्टी कर दी। हालांकि एक दो वान के गुण, गंभीर चोट के निशान के बावजूद वह अपनी लड़ाई की क्षमता नहीं खोई थी। आखिरकार हमला तो एक सामान्य डूशी ने ही किया था। बस इतना ही है पास। मोबासी ने अपने गुलामों को छुपाया और फिर से हमला करने की तैयारी की। लेकिन चेनमो मुस्कुराया। क्या ऐसा है? अपने पीछे देखो। मोबासी के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने मुचा तो उसने देखा कि मौत की आहा से जंगल एक और तलवारनुमा कमल उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। वो विशाल। मोबासी ने भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तलवारों की रोशनी की एक चमक, उसका दाहिना हाथ खून के फव्वारे में बदल दिया गया। आकाश में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। मोबासी ने अपना दाहिना कंधा पकड़ लिया, जहां से खून की एक धारा अनियमित रूप से बह रही थी। दर्द से उसका चेहरा खराब हो गया, लेकिन दांत पीसते हुए उसने गुर्राते हुए कहा, बदमाश, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चेनमो का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मोबासी इससे भी बच गई थी। 2 बार वन स्वॉर्ड और सेवरिंग वर्ल्स के इस्तेमाल से उनकी लगभग सारी डूची खत्म हो गई थी। मोबासी को एक बार फिर अपनी ओर देखते हुए चेनमो ने अपने अंतिम तुरुप के पत्ते, महान सूर्य जहानी के शरीर का उपयोग करने की तैयारी की। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अचानक आकाश में एक लाल रोशनी चमकती हुई, जिससे मोबासी हवा में उड़ गई। वह लाल चमक के अंदर एक अधिकारपूर्ण लेकिन वैज्ञानिक रूप से अविस्मरणीय आवाज गूंजी। बेशर्म। BTH देवी को कैद करना। अध्याय 38। रानी मेडुसा की चिंता। मुफ्त वेब उपन्यास। रानी मेडुसा की चिंता। रात की पड़ाई थी। विशाल रेगिस्तान को ढलने वाले काले बादल धीरे धीरे छंट गए, जिससे चमचमाते और साफ सुथरे अंदाज दिखाई देने लगे। रात में एक प्लास्टिक और आकर्षक महिला हवा में प्रदर्शन करती रही थी। उसकी पीठ से मजबूत लाल किले की एक जोड़ी फोटो उभरी थी और उसकी लाल पोशाक को उसके मोहक शरीर और भी आकर्षक बना रही थी, जिससे एक अलौकिक आकर्षण पैदा हो रहा था। उनका चेहरा बेहद मोहक था और उनकी फीनिक्स जैसी मूर्ति से जगमगा रही थी। वह विशाल रेत के नीचे दृश्य स्थलों पर था, जहां मोबासल खून से लथपथ था। उसकी धरती इतनी गहरी थी मानो वह किसी भी क्षण मर सकती है। उसकी आवाज़ बर्फीली थी जब उसने बात की। तुमने बार बार मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। क्या हथियार? सच में लगता है कि मैं हथियार नहीं मारूंगा। महामहिम, सर्प जनजाति की रानी होने के नाते आप न केवल उस व्यक्ति को मारने से इनकार करते हैं, बल्कि लगातार उसकी रक्षा भी करते हैं। ऐसे में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे मार डालें। मोबासम ने मुंह में कांटे की टक्कर लगाते हुए अपने साथी के साथ अपने पूरे तरह से कटे हुए बाएं हाथ पर टिकी हुई थी। दृढ़ निश्चय के साथ उसने रानी मेडुसा को चित्रित किया। उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि महारानी क्लास उनकी जान ले लेंगी। तो मैं पूरी इच्छा से काम करना चाहता हूँ। रानी मेडुसा की अंतिम तेज हो गई। अपने जैद जैसे हाथ के दांतों से केवल 2 ऊंची से संघनित एक भारी धनुर्धर में उनका आगमन हुआ। उन्हें मोबास को काफी लंबे समय तक पद से हटा दिया गया था। एक युवा नेता के रूप में वह महल के रक्षकों का कमांडर बनना चाहता था। उसका स्पष्ट खुलासा के बावजूद उसने बुजुर्ग परिषद से दस्तावेजों की सूची ली और जबरदस्ती पैड ग्रहण कर लिया और उसने इसे सहना शुरू कर दिया। उसने अपनी बहन को जिंदा मारने का आदेश दिया, लेकिन उसने इसके बजाय उसे ही मारने की कोशिश की। उसने ये सब सहन कर लिया। यहाँ तक कि जब तक वह महल के रक्षक कमांडर का पद छीन लिया, तब तक वह महल के मामलों में पासिंदाजी करता रहा और उसने इसे सहन किया। लेकिन धीरे धीरे उसकी सहनशीलता ने उसे और भी अधिक डेयरडेविल बना दिया। आज भी वह आदर्श ही है। रानी मेडुसा ने अपने बाएं हाथ से धनुर्धर को पकड़ा और तीसरे हाथ से डोरी को खींचा। धनुर्धर और डोरी के बीच डूची का एक लाल तीर के आकार का प्रकट हुआ। मोबास के चेहरे का भाव बदल गया, उसका दिल डर गया। उस पल में कई कर्कश आवाजें। प्रमाणित वैज्ञानिक, महामहिम, कृपया रुकिए। 3 महान युग ने मोबास की ओर से एक स्वर में शानदार गति से प्रदर्शन किया। तब महापुरुष ने आगे कहा, महाराज, कृपया मुझे बास पर दया करें। कुछ समय पहले ही आपने हमारे समुदाय के बीच अवैध कलह को प्रतिबंधित करने वाला एक परीक्षण जारी किया था। रानी मेडुसा ने अपनी पकड़ बनाए रखने से पहले थोड़ा सा न रहें सिकोरीन। लाल तीर तेजी से आगे बढ़ा। मोबास, भय से काम उठाओ। 3 महान बुजुर्ग समान रूप से चौंक गए। नीचे से देखिए रही यूएनू भी हैरान रह गई। उस इंसान के लिए कौन सा महारानी क्लासिक मोबास को मारने की तैयारी कर रहा था। स्विश।
लाल रंग का तीर हवा में तेजी से उड़ा, मोबास के गाल को छूता हुआ पीली रेत में गहराई तक धंस गया, जहां वह जल्द ही गायब हो गया। मोबास को ऐसा लगा जैसे वह मौत के मुंह से बाल बाल बच गया हो। तीर उसके सिर से 1 सेंटीमीटर से भी कम दूरी से गुजरा था और उससे उत्पन्न हवा ने उसके गाल को चीर दिया था, जिससे ताज़ा खून बहने लगा था। शाही शहर छोड़कर अपने कबीले में लौट जाओ। रानी मेडुसा की आवाज़ ठंडी थी जब उन्होंने अपने हाथों में पकड़े धनुष को झटक दिया। मुड़कर उन्होंने पीले चेहरे वाले चेन मो को देखा और उदासीनता से कहा, मेरे साथ आओ। इतना कहकर वह आगे बढ़ी और नीचे स्थित महल की ओर उड़ गई। चेन मो ने भी तुरंत उनका अनुसरण किया। महामहिम, मैं। मोबास अपने कटे हुए हाथ के दर्द के बावजूद किसी तरह उठ खड़ा हुआ। सर्प जनजाति के महावृद्ध, नुकीले दांतों वाला मुखौटा पहने हुए, कर्कश स्वर में बोले, मोबास, अपनी जनजाति में लौट जाओ। महारानी ने अब अपनी सत्ता को पूरी तरह से मजबूत कर लिया है। हमारे लोगों के प्राचीन कानून अब उन्हें रोक नहीं सकते। लेकिन अगर मैं चला जाऊं, तो उस इंसान का क्या होगा? मोबास ने गुस्से से दांत भींच लिए। महाराज, आपको उसे मारना होगा और मेरी खोई हुई भुजा का बदला लेना होगा। बड़े बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, अगर इस बार हत्या का प्रयास विफल हो गया तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये कुछ औषधियां हैं, इन्हें लो और तुरंत अपने कबीले में लौट जाओ। महान बुजुर्ग ने अपनी आस्तीन से कई बोतलें निकाली, फिर अन्य 2 बुजुर्गों के साथ मुड़कर चले गए। चेन मो रानी मेडुसा के ठीक पीछे पीछे चल रहा था। उसकी निगाहें उसकी मनमोहक आकृति पर टिकी हुई थीं। वह जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। जब वे उस महल के पास से गुजरे जहां वह ठहरा हुआ था, तो रानी मेडुसा अचानक रुक गईं। टूटे हुए दरवाजे और अंदर के खंडहर हो चुके कमरे को देखते हुए उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम आज रात यहाँ नहीं ठहरोगे? तो मैं कहाँ रहूंगा? चेन मो ने मन ही मन सोचा, कहीं मुझे उस छोटे से कमरे में वापस तो नहीं जाना पड़ेगा। जैसे ही वह ये सुझाव देने वाला था कि वह उस जगह को साफ कर सकता है और फिर भी वहीं रह सकता है, रानी मेडुसा ने घोषणा की, तुम मेरे कक्षों में रहोगे। गल्प। चेन मो ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। रानी मेडुसा में स्वाभाविक रूप से एक अनूठा आकर्षण था। किसी भी पुरुष के लिए उसके पास होने से कुछ खास विचार उत्पन्न हो सकते थे। freewebnovel.com। उसकी बातें सुनकर चेन मो सोचने पर मजबूर हो गया। मेरे कमरे विशाल हैं, बस एक कोना ढूंढो और वहीं सो जाओ। रानी मेडुसा के अगले वाक्य ने उसके मन में बचे खुचे सभी विचारों को तुरंत बुझा दिया। ओह, ये बगल वाला महल, मैं इसे थोड़ा साफ करके यहीं रह सकता हूँ। चेन मो ने शर्माते हुए हंसते हुए कहा, यह तय हो चुका है। रानी मेडुसा की ठंडी आवाज ने बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। ठीक है फिर। शाही शयनकक्ष के अंदर रानी मेडुसा अपने सिंहासन पर आलस्य से लेटी हुई थी। एक हाथ पर सिर टिकाए हुए वह कुछ घबराए हुए चेन मो को निहार रही थी। उनके लाल होंठों पर एक चंचल मुस्कान थी। क्या बात है? बालों से बच निकलने के बाद किशोर का मोटापा क्या है? पिछली रात जब तुम मेरी चोटी पर चढ़ी हुई थी तो काफी डेविलियर लग रही थी। पर्यटन। मो का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उसने जोर देकर कहा, क्या उस रात मैं सिर्फ महाराज की कुशलक्षेम को लेकर ही चिंतित नहीं थी? रानी मेडुसा ने यूनिवर्सिटा हंसते हुए कहा, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मैंने मोबास से कैसे पूछा? मन ही मन चेन मो पूरी तरह से खुश नहीं था। आखिरकार मोबास ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन बाहरी तौर पर उसने जवाब देते हुए कहा, बहुत सारी हूं। डिंग। अनुकूलता जोड़ 1। आपको 2 उपयुक्तता वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं, जब तक आप दोस्त हैं। किसी कारणवश चेन मो का जवाब हैरान रानी मेडुसा को राहत महसूस हुई। उनके साथ ही उनकी छाती पर लगे घाव पर लगे थे और उनका पहला ठंडा स्वर थोड़ा नव हो गया था। तुम्हारी चोट कैसी है? कुछ दिन पहले मुझे जो लगी थी उनकी तुलना में ये तो एक मामूली झटका है। आपके चेहरे पर स्पष्ट दर्द के बावजूद चेन मो ने अपनी स्टोरेज रिंग से औषधीय पाउडर की एक बोतल और आराम के लिए एक जगह ढूंढी और उसे लगाने का इरादा किया। हालांकि रानी मेडुसा ने अपने शब्दों में मित्सुए दोष को भानपते हुए लिटिल सा बर्नहे सिकोडी कहा। उसने सीधे आदेश दिया, इधर आओ। किस लिए? चेन मो ने अपनी तरफ से जो कुछ कहा उसमें उनकी आवाज़ चुनौती का भाव थी। रानी मेडुसा का चेहरा भावहीन बना रहा। जब मैं हथियार के साथ कहूं तभी तुम आओगे। उद्धरण चिन्ह योजक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हम। ठीक ठीक। चेन मो ने बोतल को अपनी स्टोरेज रिंग में वापस रख लिया और उसके पास चला गया। जैसे ही वह पास पहुंचा, रानी मेडुसा की सुगंध ने अपनी इंद्रियों को भर दिया। अब क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी मुद्रा के बावजूद कंधे की मालिश की जाए? चेन मो ने चुटकी ली। मुझे दो। रानी मेडुसा ने अपना जैद हाथ से आगे की ओर बढ़ाया। क्या? चेन मो आश्चर्यचकित देखने वाला लगा। उन्होंने कहा, जो दवा पहली बार खेली गई थी। चेन मो ने उसे बोतल थमा दी। बैठ जाओ। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या तुम पहले सबसे ज्यादा बहादुर नहीं थे? कौन डर रहा है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ।
जैसे ही वह अपने बगल में, रानी मेडुसा ने धीरे से अपनी कंधा से धक्का दिया, जिससे वह सिंहासन के पीछे की ओर झुक गई। फिर उसने बोतलें और खुद अपने घाव पर दवा लगा ली। बीटीटीएच, देवी को कैद करना अध्याय 39 सहवास निःशुल्क वेब उपन्यास। सहजीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, यह लेखक की ओर से केवल एक घोषणा थी, लेकिन लेखक ने अध्याय 39 को ठीक करने के लिए सीधे अध्याय 40 पर निर्णय लिया, इसलिए बाद में भ्रम से बचने के लिए मैं लेखक के आगे ही बढ़ूंगा। चेन मो की मुसम्मी आधी रात सी गई। उस बेहद खूबसूरत चेहरे को, जिसे केवल अलौकिक ही कहा जा सकता था, और वह बस 1 फुट की दूरी पर उस आकर्षण शिखर को घुमाते हुए तनावग्रस्त हो गया जब औषधीय पाउडर से उसकी दादी ने अपने घाव को बढ़ा दिया। चेन मो के पूरे शरीर में एक झंझनाहट सी दौड़ गई, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। उसने गले से लार का एक घूंट निगलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज ही खराब हो गई। कुछ सात्विकता थी, कुछ तो बहुत गलत था। यह नमूना सामान आखिर इतना कोमल कब से हो गया? शायद चेन मो के साथियों को भांपते हुए क्वीन मेडुसा के साज़ीन पर एक चंचल मुस्कान आ गई। उनकी जोकी हुई अचानक ऊपर की ओर उभरी, जिससे उनकी चमकदार लेकिन निर्मल रूप से अदृश्य पुतलियां दिखाई देने लगीं, जो बर्फीली चमक के साथ उन्हें घूम रही थीं। आह, ये रहा, यह असली रानी मेडुसा थी। महाराज, आपको चिंता होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसे स्वयं कर सकता हूँ, चेन मो हकलाते बोले। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने पहले मेरी इतनी अच्छी देखभाल की थी। अब जब आप भयभीत हैं, तो यही मेरा कर्तव्य है कि मैं भी आपकी देखभाल करूं, रानी मेडुसा ने कहा। उनकी आवाज़ में रिजेक्ट ठंडक थी और उन्होंने देखभाल शब्द पर जोर दिया। धत तेरी की, ये शब्द सुनकर चेन मो को जरा भी खुशी नहीं हुई, बल्कि उसके रोंगटे हो गए। अब वो क्या चालन वाली थी? और निश्चित रूप से, रानी मेडुसा की प्लास्टिक जेड जैसी उंगलियां अचानक उसके घाव को छू गईं, उसके नाक के निशान से उसकी त्वचा में धंस गए। दर्द से वह एक गहरी सांस ली। डिंग, अनुकूलता +1, 2 अनुकूलता अंक प्राप्त हुए। तो अब कैसा लग रहा है? रानी मेडुसा ने परीक्षण किए गए प्रश्न और औषधीय पाउडर जारी किए। चेन मो ने लिटिल बैडीकर अपने दांत भींचे। क्या हथियार मुझे यातना देने में मजा आ रहा है? बिना किसी झिझक के रानी मेडुसा ने हिलाया सिर। औषधि निर्माण के बाद उन्होंने अपने भंडारक समूह से ज्वालामुखी का एक अन्वेषण किया और अपने घावों को लपेटना शुरू कर दिया। क्योंकि उसकी पीठ पीछे के हाथ से ली गई थी, इसलिए उसकी शारीरिक स्थिति उससे कुछ हद तक अंतर्संबंध हो गई। रानी मेडुसा का शरीर लगभग उनके साथ सटा हुआ था। चेन मो कुछ ही इंच की दूरी पर स्थित उस कोमल चेहरे को निहारती संबंधों से अलग रही। स्वर्ग द्वारा रचित यह मनमोहक प्राकृतिक, अपने अद्वितीय और विशिष्ट अंतर्विरोधों के बावजूद एक अद्वितीय आकर्षण रही थी। वह उस तरह की महिला थी जिसकी हर पुरुष स्वप्न दृष्टि होती है। उसकी पतली कमर पर एक नज़र डाली ही चेन मो के मन में अचानक एक साहसिक विचार आया। वह देखना चाहती थी कि वह कैसी दिखती है। इसलिए जैसे ही रानी मेडुसा स्ट्रिप पर आखिरी आंख बंद रही थी, अचानक उसे अपने कमर के चारों ओर एक स्ट्रॉली हुई महसूस हुई। उसका शरीर अकड़ गया और अगले ही पल उसने अपना बैलेंस खो स्टूडियो और चेन मो पर गिर रखा। और स्पष्ट रूप से कहें तो उसके शरीर का एक कोमल हिस्सा उसके चेहरे से दब गया। रानी मेडुसा के चेहरे पर हल्की सी लाली आई, लेकिन जल्द ही उसकी जगह एक घातक आभा ने ले ली। बिना किसी झिझक के उसने उसकी चोटों को नज़रअंदाज किया, उसे पैर से पकड़ा और बार बार जमीन पर पटक दिया। ये दृश्य हल्क द्वारा लोकी की पिटाई करने के दृश्य की याद दिलाता था। चेन मो एक बार फिर बेहोश हो गया। अच्छी खबर, उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं आई, बल्कि एक अंक की वृद्धि हुई। उसके बेहोश शरीर को देखकर रानी मेडुसा के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, फिर भी उसमें मनोरंजन का एक स्पष्ट संकेत था। अपने स्वाभिमान को थोड़ा सा हिलता हुआ महसूस करते हुए उसने उसके चेहरे पर आखिरी मुक्का मारा। उसके गाल पर उभरे हुए निशान से संतुष्ट होकर उसने आखिरकार उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। एक सुनसान कोने में जाकर उसने एक लकड़ी का टब निकाला और नहाने लगी। एक बेहद खूबसूरत दृश्य, लेकिन ऐसा दृश्य जिसे चेन मो कभी नहीं देख पाएगा। स्नान के बाद रानी मेडुसा ने एक पतली लाल पोशाक पहनी और बिस्तर पर लेट गई, एक हाथ से अपना सिर टिका लिया। उसने दूर अधमरे पड़े चेन मो को देखा और उसके चेहरे पर एक बार फिर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ देर उसे देखने के बाद उसने सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन जैसे ही उसे नींद आने लगी, अचानक उसकी आंखें खुल गईं। कुछ सोचते हुए उसने एक बार फिर चेन मो की तरफ देखा और बिस्तर से उठ गई। उसके पास जाकर उसने एक लकड़ी का टब निकाला, उसे पानी और औषधीय जड़ी बूटियों से भरा और बिना किसी औपचारिकता के उसे उसमें फेंक दिया। ये सब पूरा करने के बाद ही रानी मेडुसा को आखिरकार चैन की नींद आई। जब चेन मो की नींद खुली तब तक दिन का उजाला हो चुका था। लकड़ी के टब के अंदर खुद को पाकर उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई। अब तक तो उसे इसकी आदत हो चुकी थी।
पानी की एक बौछार के साथ उसने अपने दर्दग्रस्त शरीर को फैलाया और पूरे शरीर पर पड़े घावों और दर्द से कराह उठा। अचानक उसने अपना चेहरा छुआ और गहरी सांस ली। रुको, बेहोश होने से पहले मेरे चेहरे पर कोई चोट नहीं थी। नीचे देखने पर उसने पाया कि उसकी छाती पर चाकू का घाव थोड़ा थोड़ा भरने लगा था और खून बहना बंद हो गया था। अपने आसपास का जायजा लेते हुए उसने महसूस किया कि रानी मेडुसा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपना स्टेटस पैनल खोलकर अपनी प्रगति की जांच की। नाम चेनमो, जाति मानव, साधना 7 स्टार दोषी, मेजबान स्तर लव टू 16820। बंधी हुई देवियां, मरना अधिकतम दाव साथी बंधन स्थापित। रानी मेडुसा 6-7 दाव साथी बंधन के लिए 100 आवश्यक। तकनीकें सर्वोच्च आदिम कला, अराजकता ध्यान कला ऊपरी अध्याय अविनाशी रहस्यमय शरीर स्वर्ण अध्याय। कौशल कुनपिंग विंग्स अपग्रेड करने योग्य वांडरिंग क्लाउड स्टेप्स सर्पेंटाइन बॉडी मूवमेंट मिस्टीरियस थंडर पाम स्वॉर्डफॉल 9 हेवेंस इंडेस्ट्रक्टिबल सन बॉडी कंसीलमेंट टेक्निक संसार डेथ सील वर्ल्ड स्प्लिटिंग स्वॉर्ड स्ट्राइक। वंश साधारण, अनुकूलता अंक 9, शारीरिक बनावट स्वर्ग और पृथ्वी तलवार शरीर परिपूर्ण। आकर्षण दिव्य लालित्य, जहां तक उसके भंडार की बात है उसके पास अभी भी 4 अगरबत्तियों के बराबर ज्ञान प्राप्ति का समय बचा था। समीक्षाओं के बाद चेनमो ने ध्यान और साधना करने के लिए एक शांत जगह ढूंढी। 1 या 2 घंटे बाद अंततः रानी मेडुसा महल में लौट आए। चेनमो ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी तरफ देखा, लेकिन जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर दिया। रानी मेडुसा ने सिंहासन पर बैठने से पहले उसे तिरछी नजर से देखा। ऊपर से नीचे देखते हुए उसने शांत स्वर में कहा, आज से तुम मेरे निजी अंगरक्षक रहोगे। मैं जहां भी जाऊंगा तुम मेरे पीछे आओगे। चेनमो दंग रह गया। क्या मुझे अभी अभी पदोन्नति मिली है? निजी गुलाम से लेकर निजी अंगरक्षक तक। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो रानी मेडुसा ने आगे कहा, बेशक मेरे कंधों की मालिश करना अब भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। साथ ही अपना पलंग मेरे कक्ष में ले आओ। चेनमो ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। फिलहाल तुम मेरे महल में सोओगे, रानी मेडुसा ने भावहीन स्वर में कहा। चेनमो, तो अब हम साथ रह रहे हैं। इस दौरान सर्प जनजाति के मंदिर में डाइपालथी मार कर बैठी थी। उसके माथे पर दर्द की हल्की सी शिकन थी। अपनी विरासत से उसने विकास की विधि के साथ साथ अपने वंश और जन्मजात क्षमताओं के बारे में ऐसे रहस्य सीखे थे जिनके बारे में वह पहले नहीं जानती थी। डाई बहुत तेजी से ज्ञान ग्रहण कर रही थी। इस गति से वह 2 महीने में अपने प्रिय से मिल पाएगी। ये सोचकर वह और भी दृढ़ निश्चयी हो गई। समय तेजी से बीत गया और आधे महीने से भी कम समय में चेनमो की साधना का स्तर अष्टम सितारा डोओशी तक पहुंच गया है और वह 9 सितारा डोओशी के करीब पहुंच रहा है। उसने कुनपिंग विंग्स को मध्य स्तरीय जुबान रैंक में अपग्रेड करने के लिए 15 अनुकूलता अंक खर्च किए। रानी मेडुसा की लोकप्रियता भी बढ़कर 72 हो गई थी। उसकी लोकप्रियता बढ़ाना कठिन होता जा रहा था। 70 अंक तक पहुंचने के बाद 1 अंक और बढ़ाने में लगभग 3 से 4 दिन लग जाते थे। BTTH देवी को कैद करना अध्याय 40 कमल की मूल ज्वाला का स्थान निःशुल्क वेब उपन्यास। हरे कमल की मूल बूंद का स्थान। 1 टियथरी गोल ची बजाज पिल 2 ची को शीघ्रता से बहाल करता है। विंडवॉकिंग पिल चलने की गति में वृद्धि होती है। एसेंस गैदरिंग पिल 2 ऊंची के उद्देश्य की दर को पुनः प्राप्त करें। इन तीनों की सामग्री को एक पेपर पर पोस्ट करने के बाद चेनमो एल्डर बारू को शामिल किया गया। ये सभी टियथरी मसालों के घटक हैं। क्या आप पहले से ही टियथरी मसालों को परिष्कृत कर सकते हैं? बारू ने चेनमो द्वारा नीचे दिए गए कागजों को पकड़ा, जिसमें लिखी गई सामग्री को पढ़ा और फिर से अपनी ओर से देखा। चेनमो ने अपना नाक लहराते हुए कहा, काफी समय हो गया है। 3रे लेवल का ट्रायल पाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है ना? कागज वापस देते हुए बारू के मोड़ पर सीधा घुमाव दिया गया। मेरे पास ये सामग्री नहीं है। चेनमो ने उलझन में उसकी ओर देखा। तागीर रेगिस्तान में पहले प्रकार से ही कमी होती है और लगातार उच्च तापमान के कारण केवल अग्नि तत्व से युक्त औषधीय सामग्रियां ही अच्छी तरह से उगने वाले उत्पाद हैं। अन्य आहार बूटियां जीवित रहने के लिए संघर्ष करती हैं, बारू ने गंभीर भाव से समझाते हुए कहा। इसके अलावा हमारी सर्प जनजाति के खिलाफ की गई नाकाबंदी के कारण मानव राष्ट्रों से कोई भी औषधीय सामग्री हम तक पहुंच नहीं पाई है। ओह, चेनमो को समझ नहीं आया कि इसका क्या जवाब दे, इसलिए उसने बस इतना ही पूछा, तो फिर पिछली बार मैंने आपसे जिन मोटापे के बारे में पूछा था उनका क्या हुआ? बारू ने सीधे सीधे जवाब दिया, उन्हें एक मानव आरक्षण से लूटा। बारू की साजिश चेनमो के मंदिरों में झुंझुनी सी महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे बारू उसे इंसानियत नहीं देता। मैं भी एक इंसान हूं और मैं ठीक बगल में खड़ा हूं। क्या तुम इसे इतना फ्रैंक नहीं कह सकते? स्थिति की मित्रता को भांपते हुए बारू ने तुरंत माफ कर दिया। माफ करो, मेरा मतलब आपसे नहीं था। आप अन्य विचारों से अलग हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं। कुछ देर तक यूं ही बातचीत करने के बाद चेनमो वहां से चला गया।
वह जाते ही बारू तुरंत रानी मेडुसा से मिल गए। जब मेडुसा कक्ष अपने में नहीं था तो वह आमतौर पर काउंसिल भवन में कार्यकुशलता रखती थी। बारू ने अंदर जाकर देखा तो सहजा ने ही कहा, क्या चेनमो फिर से कंटेंट कंप्लीट आया है? बारू ने सिर हिलाया। वह अभी भी तीसरे स्तर की फिल्म बनाने की सामग्री मांग रही है। ओह, रानी मेडुसा ने अपनी नाहें ऊपर दी और काम रोककर ऊपर देखा। क्या वह अब तीसरे स्तर की गोलियां बना सकता है? हाँ, उसने खुद ये बात स्वीकार की। इसके बाद बारू ने पूछा, महाराज, आपने उस मामले पर क्या विचार किया जो मैंने पहले उठाया था? मेडुसा ने अपने साइन चेनमो को अपने दल में शामिल करने की मांग की थी। उसने जवाब दिया, मैं पहले से ही इस पर काम कर रही हूँ। मैंने उसे अपना निजी अंगरक्षक नियुक्त किया है। उसकी शक्ति में सुधार ही हुआ है। मैं उसे महल के अंगरक्षकों के उप कमांडर के पद पर नियुक्त कर दूंगी। उप बरू की आंखें झिझकते हुए सिकुड़ गईं। किसी इंसान को महल के अंगरक्षकों का उप कमांडर बनाना, क्या परिषद इसे मंजूरी देगी? मैं रानी हूँ, मेडुसा ने गर्व से घोषणा की और आगे कहा, चूंकि हम उसे अपने ही एक सदस्य की तरह मान रहे हैं, इसलिए हमें उसकी मानवीय पहचान पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। महामहिम बुद्धिमान हैं। बारू ने आदरपूर्वक झुककर पूछा, हमारे पास फिर से सामग्री खत्म हो गई है। क्या हमें किसी और कारवां पर छापा मारना चाहिए? मेडुसा की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अपने होंठ भींच लिए। नहीं, अब से ये सब हरकतें बंद करो। पहले हम इंसानों से संबंध सुधारने की कोशिश करते हैं। अगर वे आक्रामक बने रहे तो मैं एक बार फिर युद्ध छेड़ने में जरा भी संकोच नहीं करूंगी। जैसा आपका आदेश हो। हालांकि यह कहा जाता था कि चेनमो हर जगह रानी मेडुसा का पीछा करता था, लेकिन वास्तविकता ये थी कि वह अक्सर काम में लापरवाही करता था। जब भी मेडुसा परिषद भवन में मामलों से निपट रही होती थी, चेनमो कुछ देर के लिए पहरा देता था और फिर चुपके से निकल जाता था। पहले तो मेडुसा ने उसे फटकारा, लेकिन बाद में उसने उसे यूं ही छोड़ दिया, क्योंकि चाहे वह उसे कितना भी डांटे, चेनमो उसकी बात नहीं सुनता था। उनका साथ रहना अभी भी एक रहस्य था, जिसके बारे में केवल मेडुसा के सबसे भरोसेमंद सहायकों को ही पता था। शाही शयनकक्ष में शुरुआत में चेनमो का बिस्तर मेडुसा के बिस्तर के ठीक सामने स्थित था, लेकिन समय के साथ रहस्यमय तरीके से दोनों बिस्तर एक दूसरे के बिल्कुल बगल में आ गए। बेशक ये सब चेनमो की करतूत थी। अपने बिस्तर पर लेटे हुए चेनमो ने अविनाशी रहस्यमय कला के लौह शरीर चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। अगला चरण कांस्य शरीर चरण था। आयरन बॉडी स्टेज की तरह ब्रॉन्ज बॉडी स्टेज के लिए भी द स्पिरिट लेवल या उससे ऊपर के मैजिक बीस्ट से रक्तसार की एक बूंद की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि वह टियर 4 या उससे ऊपर का जानवर हो। इसके लिए तीसरे स्तर या उससे ऊपर के स्वर्ण गुण वाले मैजिक कोर की भी आवश्यकता थी। साथ ही कई दुर्लभ औषधीय सामग्रियों की भी आवश्यकता थी जो सर्प जनजाति के पास नहीं थीं। स्वाभाविक रूप से सामग्री की गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, ब्रॉन्ज बॉडी स्टेज उतनी ही मजबूत होगी। चेनमो में इतनी हिम्मत नहीं थी और वह इतना शर्मिंदा था कि उसने रानी मेडुसा से उन्हें मांगने की हिम्मत ही नहीं की। उसने नाग जनजाति को छोड़कर रॉक डेजर्ट सिटी जाने का फैसला किया। जब रानी मेडुसा लौटी तो चेनमो ने ईमानदारी से उन्हें अपनी योजना बताई, सिवाय रक्तसार वाले हिस्से के। नहीं, मेडुसा ने उसे सिरे से अस्वीकार कर दिया। उसे डर था कि वह भागने की कोशिश कर सकता है। क्यों नहीं? चेनमो को उसका अनुरोध अनुचित नहीं लगा। नहीं मतलब नहीं। मेडुसा ने बातचीत के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। चेनमो आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसका दृढ़ रुख देखकर उसने अपना संकल्प और भी दृढ़ कर लिया। वह अचानक बिस्तर पर खड़ा हो गया और उस पर चिल्लाया, मैं आपको सूचित कर रहा हूँ, आपकी अनुमति नहीं मांग रहा हूँ। बगल वाले पलंग पर लेटी रानी मेडुसा ने ठंडे लहजे में अपनी भौहें उठाईं। क्या तुम एक और मार खाने के लिए बेताब हो? चलो, अपनी साधना को मेरे स्तर तक कम करो और फिर देखो मैं कक्षा कैसे सीखता हूँ। चेनमो को फिर से महसूस हो रहा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह एक बार फिर हार गया। रानी मेडुसा इतनी मूर्ख नहीं थी कि केवल उसे प्रसन्न करने के लिए अपनी साधना को दबा दे। एडिड पर इंजेक्शन लगाए चेनमो, जो पहले ही लो शरीर स्तर को प्राप्त कर चुके थे, ने अपनी खुराक को अंतिम दो कर दिया घोषणा की, अगर टिकट है तो मुझे मार डालो, अन्यथा मैं हर हाल में रॉक डेजर्ट सिटी में धूम मचाऊंगा। मेडुसा की खूबसूरत लेक जब उन्होंने उसे गौरकर को देखा तो उसके मोहक चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। वह तब तक घूमती रही जब तक कि चेनमो को सबसे खराब लग रहा था। फिर आखिरकार उन्होंने कहा, मैं साथ चल रही हूँ। चेनमो चौंका और बोला, यह अच्छा विचार नहीं है। वह इंसानों का फिर से है। अगर तुम जवान हो तो वे सोचेंगे कि तुम युद्ध की घोषणा कर रहे हो। आखिरकार मेडुसा की लॉन्ग सर्प जैसी पूंछ के साथ कोई भी उसकी पहचान पूरी तरह से छिपा नहीं सका। उसकी फीनिक्स जैसी आंखों में चमक आ गई। रॉक डेजर्ट सिटी के पास जियामा साम्राज्य और चुयुन साम्राज्य की सीमा पर एक जादुई जीव वन है। आपको जो चाहिए वह वहां मिलेगा। चेनमो हिचकिचाया, लेकिन अगर तुम इंटरनेट पर चले गए तो नाग जनजाति का क्या होगा?
इस जनजाति में 3 महापुरुष और 8 महान नेता हैं। कुछ समय के लिए मेरी अनुपस्थिति में कोई समस्या नहीं होगी, मेडुसा ने उन्हें सलाह दी। चेनमू को अपने दिल में गर्मी महसूस हुई। फिर अचानक वह चमक गई। कलाकार के खड़े हो गए और बोले, महाराज, दिन भर काम करने के बाद आप थक गए होंगे। पढ़ें, मैं आपकी मूर्तियों की मालिश कर देता हूँ। किसी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह मेडुसा के ऊपर चढ़ गया और उसके लेटकर धीरे धीरे उसके पुराने जमाने की मालिश करने लगा। freewebnovel.com। डिंग, अनुकूलता जोड़ 1, 2 अनुकूलता सिक्के प्राप्त हुए। इंटरनेशनल बोनस सक्रिय हुआ। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम का स्थान प्राप्त हुआ।